डिस्कशन कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? का मतलब क्या होता है? कानूनी सौदा। एक ऐसा सौदा जिसमें लॉ कोर्ट आपकी हेल्प करेगा, उस तरह के सौदे को आप क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोर्ट कानून हेल्प करेगा तब उसको बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कानून हेल्प नहीं करेगा तब उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। तब उसको आप क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। वो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था। मेरे को बात कहिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसका नाम क्या है? फटाफट बताओ ना। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की 1972? 1872। तो ये लॉ इंडिया में पार्लियामेंट में पास हुआ था कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हुआ था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हुआ था। अब आप बताइएगा ये लॉ पास कब हुआ था? 25th ऑफ, बोलो मेरे को आवाज नहीं आ रहा, 25th ऑफ अप्रैल 1872। और अप्लाई कब से हुआ बताओ ना? 1 सितंबर 1872। फटाफट से बताओ मेरे को। सर ये पास करने के लिए आपको मैंने बताया था एक्ट जो है वो 5 स्टेप से पास होता है। कई सारी स्टेप्स होती है। सबसे पहले लॉ मिनिस्ट्री बनाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप किसको देता है? कैबिनेट को। फिर उसके बाद वो कहां पर जाता है? पार्लियामेंट में 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। फिर वहां से प्रेसिडेंट उसको साइन करता है। अच्छा, लॉ पास कौन करता है? पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट पास नहीं करता, प्रेसिडेंट सिर्फ सिग्नेचर करता है, प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। पास कौन करता है? पार्लियामेंट। उसके बाद में वहां पर जाता है पार्लियामेंट के बाद में प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट साइन करने के बाद में वो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिया जाता है। देन इट बिकम्स अ लॉ। अब आप मेरे को बताइएगा नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था स्टेट लॉ। स्टेट लॉ के अंदर में क्या क्या स्टेप्स था? फटाफट बताओ। सेम स्टेप्स था, बस फर्क खाली माइनर सा था। क्या बोलो? तो सबसे पहले स्टेट का बोलो बोलो कर पढ़ो ना, लॉ मिनिस्ट्री। उसके बाद कैबिनेट, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर। फिर से बोलो क्या? स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। उसमें 2 तरह के हाउसेस कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा तो हर राज्य में है पर विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है। 6 स्टेट्स में है। कौन कौन से नाम बताओ ना? यूपी में, बिहार में, और नीचे के 4 महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए बहुत अच्छा। अब आप फटाफट से मेरे को बताइएगा वो सब ठीक है, तब जाकर बनता है एक्ट। तब क्या बनता है? एक्ट। एक्ट। फिर उसके बाद एक होता है रूल्स। क्या होता है? बोलो ना, रूल्स। रूल्स क्या होता है? एक्ट क्या होता है? फर्क पता है ना? एक्ट को जब भी पास किया जाता है तो इतना लंबा 5 स्टेप से पास करना पड़ता है। उसमें अगर कोई अमेंडमेंट होगा तो फिर से 5वां स्टेप वापस। परंतु इसके लिए इजी करने के लिए क्या करते हैं, कई बार उनको छोटे छोटे पॉइंट्स को रूल्स में बोल देते हैं कि दिस इज प्रेस्क्राइब बाय रूल्स, दिस इज फॉर्मेलिटी प्रेस्क्राइब बाय रूल्स, फाइन प्रेस्क्राइब बाय रूल्स, फॉर्म नंबर प्रेस्क्राइब बाय रूल्स। तो ये सब कभी कभी आप रूल्स लिख देते हैं तो उनको आप क्या नाम दिया करते हैं? रूल्स। रूल्स इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होगा। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। फिर से बोलो कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट अप्रूव करने का काम हो जाएगा, तब उसको आप बोलते हैं रूल्स। क्या बोलते हैं? बोलो ना यार, रूल्स। अब आप मेरे को जल्दी जल्दी से फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बोलेगा। रूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में ऑर्डिनेंस, याद है? ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट को डायरेक्ट स्किप करके कहां पर जाता है? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के पास। प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। जब पार्लियामेंट छुट्टी पर है तब ऑर्डिनेंस पास करके डायरेक्ट गवर्नर से या फिर प्रेसिडेंट से साइन करवा लिया। परंतु जब वापस से पार्लियामेंट चालू होगा तब उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा। खैर चलो छोड़ो। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? एक्ट हो गया, रूल्स हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, रेगुलेशन। बाप रे, रेगुलेशन क्या था? जल्दी जल्दी बोलो, रेगुलेशन क्या था? छोटा पार्लियामेंट। कौन सा पार्लियामेंट? मेरे तुम्हारे बीच का सीक्रेट है, ये क्या है? छोटा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने एक छोटू पार्लियामेंट बना दिया। पार्लियामेंट ने एक छोटू पार्लियामेंट। अरे छोटू पार्लियामेंट कोई वर्ड नहीं होता, बोलना मत किसी को, लिखना मत कहीं पर, मतलब काट के खत्म कर देगा सब। बोलो क्या होगा? मतलब एक क्या बना दिया? रेगुलेटरी बॉडी। क्या बना दिया? रेगुलेटरी बॉडी। वो रेगुलेटरी बॉडी आपका लॉ बनाता है, उस पर्टिकुलर सेक्टर, उस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड कानून बनाता है। दैट रेगुलेटरी बॉडी उस सेक्टर का पार्लियामेंट हो गया एक तरह से। समझ पा रहे हो ना? बाद में इवन पढ़ोगे वो उसका पार्लियामेंट भी हो गया, वो उसका जज भी हो गया, जुडिशरी भी हो गया, वो उसका पुलिस डिपार्टमेंट भी हो गया। मतलब लॉ बनाता भी है, लॉ इंप्लीमेंट भी करता है और जजमेंट भी पास करता है। वो अलग मैटर है, वो सेपरेट मुद्दा है, वो मेरे को मतलब नहीं है। चलो फिर हम लोगों ने बात किया था, उसको बोलते हैं रेगुलेशंस। क्या बोलते हैं? रेगुलेशन। नेक्स्ट आपने बताया था सर
ऑर्डर और बाई लॉज। अच्छा, रेगुलेटरी बॉडी अपने आप को चलाने के लिए अगर कोई कानून बनाएगा तब उसको आप क्या बोलेंगे? बाई लॉ। अरे तब क्या बोलेंगे उसको? बाई लॉ। क्लियर है कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छा। अब मैं आपसे पूछता हूं छोटा सा क्वेश्चन का छोटा सा जवाब देना, फिर मेरे को आप एक एक करके बताइएगा। रेगुलेटरी बॉडी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, फिर मेरे को बताओ रेगुलेटरी बॉडी अपने आप को चलाने के लिए अगर कोई कानून बनाएगा तब उसको क्या बोलते हैं? बाई लॉ। क्या बोलते हैं? बाई लॉ। क्लियर है या नहीं? चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन है सर, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन आपने पढ़ा था, क्या था कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन? फटाफट बताओ तो। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर से बोलो। अच्छा, सेक्शन 1 में क्या होता है? इंट्रोडक्शन। सेक्शन 2 में क्या होता है? डेफिनेशंस। सारी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2। तो बताओ मेरे को जरा जल्दी जल्दी से बताओ, सेक्शन 1 में क्या होता है? इंट्रोडक्शन। दिस लॉ अप्लाइज टू, बोलना पड़ेगा, दिस लॉ अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इंक्लूडिंग लिखना जरूरी है कि नहीं है? जब आपने लिख दिया होल ऑफ इंडिया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख और वापस से अलग से लिखना पड़ेगा क्या? वो भी तो इंडिया ही है। फिर मेरे को बताओ फटाफट से, सेक्शन 2 में डेफिनेशन है सेक्शन 2H। सेक्शन 2H। अच्छा, तुम लोगों को बता देना, सेक्शन उसका टुकड़ा क्या होता है? आवाज नहीं आया। सेक्शन का टुकड़ा क्या? सब सेक्शन। उसका टुकड़ा क्लॉज। उसका टुकड़ा सब क्लॉज। याद है ना? सेक्शन को किस में लिखते हैं? नंबर में लिखते हैं। सब सेक्शन को भी नंबर में लिखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। क्लॉज को छोटू अल्फाबेट ABCD स्मॉल वाला, ABCD स्मॉल वाला, और फिर सब क्लॉज को रोमन नंबर्स, वो भी छोटा वाला रोमन नंबर, छोटा वाला रोमन नंबर्स। क्लियर ना? चलिए, बहुत अच्छे। फिर इसके बाद मेरे को बताओ, सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है, जल्दी जल्दी बता दो मेरे को। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या था? फटाफट बताओ। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। एक बार फिर से बोलो, क्या था? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर ना? चलो, बहुत अच्छा। अब आप मेरे को बताइएगा, एग्रीमेंट का मतलब क्या था? फटाफट बताओ ना। ऑफर प्लस हम लोग बात कर रहे थे, फटाफट से बोलो। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या था? बोलो फटाफट। एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? फटाफट बताओ ना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर का मतलब क्या होता है? बोलो ना। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, सामने वाले का कंसेंट लेने का नियत से, तब अगर आप उसकी एक्सप्रेशन करते हैं तब उसको आप क्या बोलते हैं? ऑफर। जब सामने वाला हाँ कर दे तब उसको आप क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। जब सामने वाला रिजेक्ट कर दे तब उसको क्या बोलते हैं? रिजेक्शन। ऑफर को रिजेक्ट किया जाएगा तब क्या बनेगा? एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तब क्या बनेगा? एग्रीमेंट। अरे याद है कि नहीं? मैंने कहा ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे तब क्या बनेगा? बोलो ना, एग्रीमेंट। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ? इनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कोर्ट हेल्प करेगा या कोर्ट हेल्प नहीं करेगा। कोर्ट कब हेल्प करेगा? फटाफट बताओ। जब ये सारा कंडीशन पास होगी, कोई एक कंडीशन पास हो, सारा का सारा पास होना चाहिए, कोई एक दो पास होना चाहिए, सारा का सारा। सर क्या क्या कंडीशन? एक बार बिना देखे या देखकर जैसा आपका मन बता दो। ये बताना पड़ेगा तुमको। सर याद नहीं हुआ, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है। ये सब पॉइंट नहीं है, ये सब क्या है? चैप्टर्स है, सब चैप्टर्स है। चैप्टर नहीं है, ये क्या है? सब चैप्टर। सेक्शन नहीं है, ये क्या है? सब। नहीं समझ रहे हो? ये सब सेक्शन नहीं है, ये चैप्टर के नाम है, यूनिट्स के नाम है। बताओ फटाफट। पहला क्या था? फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। बोथ पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। का मतलब क्या होता है? मजाक मजाक में बोल दिया, मजाक मजाक में मान लिया, सौदा वैलिड नहीं। एक बार फिर से बोलो, मजाक में बोल दिया, मजाक में मान लिया, सौदा वैलिड नहीं है। दूसरा क्या है? फटाफट बताओ ना। कंसीडरेशन। एक बार फिर से बोलो, क्या है? कंसीडरेशन। समथिंग इन रिटर्न। मैंने आपको कुछ दिया तो आपको मुझे कुछ ना कुछ तो देना होगा। अगर मैं ही आपको कुछ दे रहा हूं, आप मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे, तो सौदा वैलिड नहीं है। वैलिड है कि नॉट वैलिड? नॉट वैलिड। पक्का क्लियर है? नेक्स्ट, कंसीडरेशन पढ़ा दिया था मैंने शायद। अब हम लोग नया चीज डिस्कशन चालू करते हैं। पॉइंट है, बोथ पार्टीज मस्ट बी केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कंसीडरेशन का मतलब मैंने तुमको क्या बताया था? बताओ ना। समथिंग इन रिटर्न की, नथिंग इन रिटर्न की, इक्वल थिंग इन रिटर्न? अरे समथिंग इन रिटर्न की, नथिंग इन रिटर्न की, इक्वल थिंग इन रिटर्न? समथिंग इन रिटर्न। अब मैं आपको बात करता हूं केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। सुनो, इसको पढ़ाने के पहले
मैं आपको ये पूछता हूं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? का मतलब सौदा, सौदा खरा खरा, याद है? कानूनी सौदा, जिसको कोर्ट आपकी हेल्प करेगा उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। आप एग्जांपल दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल दीजिए मेरे को, फटाफट से एग्जांपल दीजिए जो आप दिन में करते हैं। दिन में कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके एग्जांपल्स दीजिए, फटाफट बोलिए। क्या सर? चॉकलेट खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जांपल दो, तुम लोग बोलो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल। कौन 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 कॉन्ट्रैक्ट किया ये वाला? तो शर्मा गया, हाँ शर्मा कर मुझ घुमा लिया, सर मेरे को नहीं देख लिया। अरे कोई बात नहीं, बुरी आदत है, छोड़ दो, रास्ता भटक गए हो, वापस आ जाओ रास्ते पर। मेट्रो में ट्रैवलिंग किया, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और समोसे खाए चटनी के साथ, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। फोन में रिचार्ज करवाया, दैट इज अ क्या? कॉन्ट्रैक्ट। बस में ट्रैवलिंग किया, दैट इज अ व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। पेन खरीदा, स्टेशनरी खरीदा, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। स्कूल में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लिया, ट्यूशन में एडमिशन लिया, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये मत सोचना कि कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे बेच रहे लार्ज स्केल पर, वो ऐसा कुछ नहीं है। छोटा मोटा दिन में अगर आप 10 रुपए का आलू खरीद लिए, वो भी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट। तो सर कॉन्ट्रैक्ट कई तरह के एग्जांपल्स हैं इसके। रियल लाइफ में हम लोग दिन में 20 50 सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करते हैं। नाउ अब अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बस फर्क ये होता है कि एक साधारण आदमी क्या है, दिन में 2 4 10 कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पर एक व्यापारी है दिन में सैकड़ों हजारों कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बस इतना ही फर्क है। एक साधारण आदमी क्या करेगा? 10 20 50 कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और एक व्यापारी हर घंटे में 10 20 50 100 कॉन्ट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? सभी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, पूरी बात सुने बिना भगदड़ मत करना, शांति से समझना। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बोथ पार्टीज मस्ट बी केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। केपेबल का मतलब दोनों पार्टीज, हम मैं और तुम और हम, दो पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पहला बात तो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 2 पार्टी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 2 पार्टी। मैं अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दर्पण के सामने खड़ा हो गया, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुम मेरे को फीस देगा। अच्छा, अरे मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुम मेरे को फीस देगा, ये कोई मतलब है? मैं तुमको माल बेचूंगा, तुम मेरे को पैसा देगा दर्पण के सामने। ये तरह का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नॉट वैलिड? नॉट वैलिड। अपने आप से तुम सौदा नहीं कर सकते। कम से कम कितनी पार्टीज? 2। बहुत अच्छी बात है। अब लॉ ने बोला दोनों पार्टीज केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोनों पार्टीज केपेबल। 3 तरह के लोग केपेबल होते हैं, सिर्फ 3 तरह के लोग सौदा कर सकते हैं। एक होता है मेजर। एक बार फिर से बोलो, कौन? मेजर। लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, वहां जगह नहीं है, अगले पेज में मैंने लिख कर दिया है, लिखना मत। कौन तरह के लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बताओ ना? मेजर। दूसरा होता है पर्सन ऑफ साउंड माइंड, जो आदमी पागल नहीं है। और तीसरा होता है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। एक बार फिर से बताओ, 3 लोग सौदा कर सकते हैं, कौन कौन से 3 लोग बताओ ना? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। एक बार फिर से बोलो, कौन कौन? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। कौन कौन 3 लोग सौदा कर सकते हैं जल्दी बताओ ना? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। आपको मैं ये बता देता हूं कि अभी मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। जब एक चैप्टर है केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर में 3 टॉपिक होंगे। इन्हीं 3 टॉपिक का मेरे को डिस्कशन करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? उस चैप्टर में ये 3 टॉपिक होंगे, उसमें 3 टॉपिक्स का मेरे को डिस्कशन करना पड़ेगा। क्लियर ना? पूछता है सर ये मेजर कौन होता है? मेजर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो 18 साल या उससे ज्यादा का है। फिर से बोलो, कितना? 18 ईयर्स या उससे ज्यादा। 18 ईयर्स का हो चलेगा, 18th बर्थडे मना रहे हो चलेगा, अरे केक काट रहे हो और व्यापार कर रहे हो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। पर केक नहीं काट रहे, केक की तैयारी कर रहे, कल मेला बर्थडे है, बर्थडे है, बर्थडे है, आज मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। समझो क्या बोला? सुना? पहला क्या है बताओ ना? मेजर होना चाहिए। दोनों पार्टीज क्या होना चाहिए? मेजर। इसका मतलब माइनर आदमी सौदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। शांति, हड़बड़ाओ नहीं। दूसरा है एक पागल आदमी सौदा नहीं कर सकता। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? पागल आदमी सौदा
कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। समझ गए? पागल कई तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंटली पागल, एक होता है टेम्परेरी पागल। एक बार फिर से बोलो, पागल कई तरह के, कई का कौन कौन से बोलो ना? परमानेंटली पागल और टेम्परेरी पागल और एक नशेड़ी। कौन? परमानेंटली पागल, टेम्परेरी पागल और नशेड़ी। उनको लॉ में अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग नाम दिया हुआ है। परमानेंटली पागल को बोलते हैं इनसेन। क्या बोलते हैं? इनसेन। जो आदमी परमानेंटली पागल है वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। सर लॉ ने उन लोगों को प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते तो वो लोगों को लोग बेवकूफ बना देते। तो लॉ ने बोला भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, शांति रखोगे, भगदड़ नहीं करोगे, पूरा बात सुनो। दूसरा होता है टेम्परेरी पागल। दूसरा क्या? उसको बोलते हैं लूनाटिक। क्या बोलते हैं? लूनाटिक। वो आदमी जब उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जब पागलपन के दौरे पड़ते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जब उसको समझदार है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। पर एक और तरह का आदमी होता है जो हमेशा पागल होता है, कभी कभी समझदारी की बातें कर देता है। इन शब्दों का राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं है। मैंने राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया, मैं बोल रहा हूं राहुल गांधी से इनका कोई मतलब नहीं है। तुम उसमें जबरदस्ती सोच रहे हो राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हो। मैंने बोला राहुल गांधी का इन एग्जाम्पल से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है? जो हमेशा समझदार रहता है पर कभी कभी हमेशा पागल रहता है पर हमेशा कभी कभी समझदारी की बातें भी कर देता है, वो लॉ ने बोला जब आप पागल हैं तब आप सौदा नहीं कर सकते, जब आप समझदार हैं तब आप सौदा कर सकते हैं। आप पागल हैं तब आप सौदा नहीं कर सकते, जब आप समझदार हैं तब आप सौदा कर सकते। एक पागल आदमी है, से फॉर एग्जांपल एक पागल आदमी है, उसको कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो वो कब सौदा करेगा कब सौदा नहीं करेगा? बताओ मेरे को जरा। जब पागलपन का दौरा पड़ा तब वो सौदा नहीं करेगा, जब समझदार है तब वो सौदा करेगा। क्लियर ना? अरे बोलो भाई, फिर से बोले। मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर गजनी फिल्म देखे हो? गजनी, अरे गजनी फिल्म देखे हो? नहीं देखे हो? क्या था उस फिल्म में? तुमको याद होगा गजनी फिल्म के अंदर में आमिर खान क्या करता था? उसको 15-15 मिनट के बाद भूल जाता था, वो पागल की तरह मारपीट करने लगता था ना, अपने आप को मारने लगता था, जो याद आया उसको मारने लगता था। अरे बोलो। तो जब उसको पागलपन के दौरे पड़े तब वो सौदा करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। जब वो समझदार है तब वो सौदा करेगा कि नहीं करेगा? तब करेगा। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ कि ना आए? अरे बोलना। ठीक है, बहुत अच्छी बात। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लो आपने बोला एक बच्चा सौदा नहीं कर सकता, एक पागल आदमी सौदा नहीं कर सकता, तो वो जिएगा कैसे? एक बच्चा सौदा नहीं कर सकता। अगर एक बच्चे को चॉकलेट चाहिए, मेरे को लॉलीपॉप खरीदना है, तो अगर उसको लॉलीपॉप खरीदना है, कॉन्ट्रैक्ट है कि नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को स्कूल जाना है, बैग टांग के नाचते कूदते, नाचते कूदते स्कूल जाना है, बोलो कॉन्ट्रैक्ट की नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ने बोला कि एक बच्चा सौदा नहीं कर सकता, एक पागल आदमी सौदा नहीं कर सकता, पर अपनी जरूरतों के लिए, अपनी नेसेसरीज के लिए। क्या चीज के लिए? बोलो ना, नेसेसरीज। फिर से बोलो, क्या बोला? नेसेसरीज। इसको कई लोग नेसेसिटी भी बोलते हैं, कई लोग नेसेसरीज भी बोलते हैं। लॉ में वैसा कोई डिफाइन नहीं है। नेसेसरीज के लिए सौदा कर सकता है। नेसेसरीज का मतलब साधारण तौर पर लोग सोचते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, बिल्कुल सही है, पर इसके अलावा भी कई सारी चीजें नेसेसरीज मानी जाती है, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। हिंदी में बोलो, फिर से बोलो, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। अंग्रेज लोग बोलेंगे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हम लोग क्या बोलेंगे? रोटी, कपड़ा, मकान। तो समझ में आ गया ना? इसके अलावा एजुकेशन इज अ नेसेसरी, मेडिकल एक्सपेंस इज अ नेसेसरी, लीगल एक्सपेंस इज अ नेसेसरी, ट्रेनिंग इज अ नेसेसरी। एक बच्चा है, उसको क्रिकेट सीखना है, क्रिकेट का कोचिंग लेता है, इज इट अ नेसेसरीज की नॉट अ नेसेसरीज? यस, नेसेसरीज की नॉट अ नेसेसरीज? नेसेसरी। उसको म्यूजिक सीखना है, नेसेसरीज की नॉट अ नेसेसरी? नेसेसरीज। अरे बोलो ना भाई। तो नेसेसरीज के लिए सौदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। अरे नेसेसरीज के लिए सौदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। पहले ये बताओ, ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया लग रहा है।
फिर से बोले। तो सर अब बताइए, आप लोग स्कूल में आप लोग कौन कौन माइनर है, पहले ये बताओ मेरे को, कौन कौन मेजर है, हाथ उठाओ। कौन कौन माइनर है, हाथ उठाओ। माइनर कौन कौन है, 18 साल से कम कौन कौन है, सभी कोई। मेजर कौन कौन है, हाथ उठाओ। मेजर 18 साल पार हो गए क्या, वेरी गुड, कुछ लोग। तो सर जो माइनर है वो लोग सौदा नहीं कर सकते, पर नेसेसरीज के लिए सौदा कर सकते हैं। जैसे तुम लोग बताओ मेरे को, स्कूल में एडमिशन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ले सकते। कॉलेज में ट्यूशन में एडमिशन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ले सकते। अरे बोलो। चॉकलेट खरीद सकते हो कि नहीं खरीद, सॉरी, खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो, खरीद सकते हो। मेट्रो में बस में ट्रैवलिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट है। अरे बोलो यार। स्कूल से भागकर मूवी देखना है, देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, देख सकते हो, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब कर सकते हो। नेसेसरीज क्या चीज है, नेसेसरीज। सर क्रिकेट सीखना है, सीख सकते हो कि नहीं, नेसेसरीज। म्यूजिक सीखना है, सीख सकते हो कि नहीं, नेसेसरी। कराटे सीखना है, नेसेसरीज की नॉट नेसेसरीज, नेसेसरीज। अरे नहीं समझे क्या, दैट इज अ नेसेसरी। नहीं समझे, हु हा कराटे, हाँ, दैट इज अ नेसेसरी की नॉट अ नेसेसरी, बोलो ना यार, नेसेसरी। अभी समझ में आया। एक पागल आदमी सौदा नहीं कर सकता, पर जरूरतों के लिए सौदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता। उसको दवाई खरीदना है, नेसेसरीज के नॉट नेसेसरीज। उसको डॉक्टर के पास जाना है, इलाज करवाना है अपना, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। एम आई वेरी क्लियर इन दिस। तो सर 3 लोग सौदा कर सकते हैं, कौन कौन 3 लोग, नाम बताओ फटाफट, स्क्रीन पर देखकर नाम बताओ ना। मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। परंतु जो लोग, अभी नॉट डिस्क्वालिफाइड पढ़ाई नहीं पता, जो लोग माइनर है वो लोग भी सौदा नहीं कर सकते, पर नेसेसरीज के लिए सौदा कर सकते हैं। पागल आदमी सौदा नहीं कर सकता, पर नेसेसरीज के लिए सौदा कर सकता है। ऐसे लिखा जाता है, माइनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट फॉर नेसेसरीज, अनसाउंड माइंड कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट फॉर नेसेसरीज। अच्छा समझ में आ गया कि नहीं। अरे माइनर बच्चा सौदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, पर नेसेसरीज के लिए सौदा कर सकता है। क्लियर है कि नहीं। अरे यस और नो। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, मेरी बात समझो। मान लो मैं एक माइनर हूं, 16 साल का हूं। डोंट आई लुक लाइक दैट, नहीं लगता क्या, 16 साल का हूं। अब क्रिकेट बहुत पसंद है, दिन भर क्रिकेट खेलता हूं। तो एक दिन क्या हुआ, क्रिकेट खेलते खेलते एक शॉट मारा, पड़ोसी की खिड़की टूट गई। उससे बॉल मांगने गए, वो बॉल नहीं दिया, नहीं देंगे, खिड़की तोड़ दिया। गुस्सा हो गया, आग बबूला, तुमने मेरा बॉल खाया है, अब हम तेरी नौकरी खाएंगे, बदला, बदला लेंगे तुमसे, ठीक है, तुम्हारी नौकरी खाएंगे, देख तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे, तू मेरा बॉल खाया है। बचपन में यही होता है, बॉल बहुत बड़ी चीज है। बॉल नहीं दे रहा रे, गेम रोक दिया, 99 पर खेल रहे हैं, मैच खत्म हो गया, बॉल खोने से आउट हो जाता है, पता है ना। बॉल खोया और आउट, आउट हो नहीं हो, ऐसे आउट नहीं होते हैं। बॉल गया आउट, बॉल नीचे गिर गया आउट, बॉल खो गया आउट, यही होता है ना। क्या क्या तरह के नियम होते हैं, 1 ड्रॉप 1 हैंड आउट, हाँ, दीवार से लग के कैच हो गया आउट। क्यों ऐसे खेलते थे, बॉल यहां पर आ गया, पांव के नीचे पे स्टंप है, आउट। बास्केटबॉल का नियम, हाँ सॉरी, उसका क्या बोलते हैं, बेसबॉल का नियम। तो सर ठीक है, अब गुस्सा आ गया, बोले क्या करें, सोच रहे हैं, ओके समझ गया, तू कहां काम करता है पता है मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट दिन दाढ़ी मूछ लगा लिया, चेहरा चेंज हो गया, देखने में पा रहे हैं। अब एक कार का शोरूम में वो काम करता है, गाड़ी के शोरूम में चले गए। अब उसको दिखाए, एकदम सूट बूट है, दाढ़ी मूछ है, लग रहा है एकदम अमीर आदमी है। नवाबी करके मर्सिडीज के सामने बहुत अच्छी लगी, मेरे को खरीद दी है। तो वही अपना पड़ोसी सेल्समैन है, वो आया, बोला सर टेस्ट ड्राइव करने चलते हैं, चलो तुम भी आएगा मेरे साथ। हट, हम किसी को नहीं बैठाएंगे मर्सिडीज में, हम तुमको बैठाएंगे, किसी और को नहीं बैठाएंगे। नहीं सर प्रोटोकॉल है, हमको आना पड़ेगा, ठीक है बैठो। अब बैठ गए, अब गाड़ी चालू कर दी, बोले म्यूजिक है, हाँ चला दिया, तेज कर दिया, गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया, एकदम दूर ले गए। वो बोल रहा है बार बार पड़ोसी बोल रहा है, सर आप ये क्या कर रहे हैं, इतना दूर क्या, वापस चलिए वापस चलिए। बोले रुको, उसको चलाते जाते बोला मैजिक देखना चाहते हो क्या सर,
बोला ये देखो। अरे तुम क्या कर रहा है, गाड़ी क्यों कर रहा है ये? बोला रुक, कल तुमने मेरा बॉल खाया था, देख तमाशा देख। गाड़ी को दूर ले गए, पहाड़ की तरफ ले गए, पहाड़ की तरफ ले गए तेज स्पीड में। अब उसको बोले देख सुन, सीट बेल्ट खोल दिए, रेडी रहा। बोला जैसे ही 1 2 दरवाजे का लॉक खोल दिया मेरा और उसका। बोला जैसे ही 3 गिनेंगे ना वैसे ही कूद जाना। बोला क्या कर रहा है, रुको 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 रुको। अरे बोला तू भी मरेगा हम भी मरेंगे, मत कर, मेरे को रोक मत, तेज गाड़ी में रोक मत। वो ब्रेक दबाने की कोशिश करा, बोला मरेगा तुम भी हम भी मरेंगे, पहाड़ से गाड़ी गिरेगा। अब देख तुम क्या कर रहा है, तुम मेरा बॉल खाया था ना, गाड़ी को तेज। बोला 3 गिन रहे हैं, कूद जाना नहीं तो तू मरेगा, हम तो कूद जाएंगे। 1 2 3 जंप, जंप मार दिए दोनों। अब गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर रही है। अब उसका वीडियो ले लेते हैं, ब्लास्ट हुआ, बूम, सोशल मीडिया पर डाला, हैप्पी दिवाली। हम लोग इस तरह के पटाखे फोड़ते हैं। और उसको बोला देख तू मेरा बॉल खाया था, अब देख तेरा वीडियो तेरे बॉस को दिखाएंगे तू क्या कांड किया है। अब उसने मेरे अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया कि ये गाड़ी का नुकसान किया है, गाड़ी का पैसा दो, गाड़ी तुमने परचेज कर लिया, इस गाड़ी का नुकसान दो। तो कोर्ट में मैंने जज साहब को वो वीडियो दिखाया, जज साहब भी बेहोश हो गए, वाह ये क्या कर रहे थे, बेहोश होते हुए मतलब पीछे गिरते हुए बच गए। उसने बोला ये क्या किया तुम? मैंने बोला सर इसने मेरा बॉल खाया था, हम उसका बदला ले रहे हैं। जज साहब बोलते हैं वेरी गुड, ऐसा ही करना चाहिए। मेरे को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैं माइनर हूं। मैं कौन हूं बताओ ना यार, माइनर। अरे मैं कौन हूं? माइनर। माइनर समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। वो अलग बात है, बाद में हम बताएंगे कि इस केस में हमको सजा मिलेगी, पैसा नहीं देना पड़ेगा पर हम सजा मिलेगी, वो अलग मुद्दा है। परंतु मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, दैट इज फाइन। माइनर इज लायबल की नॉट लायबल? नॉट लायबल। रिस्पॉन्सिबल की नॉट रिस्पॉन्सिबल? नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो माइनर है। क्योंकि वो क्या है? माइनर। पहले ये बताइए तुमको समझ में आया? माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन कौन 3 लोग, नाम बताओ ना। अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, कौन कौन? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये साउंड माइंड और माइनर मेजर तो समझ गए, अब तीसरा है नॉट डिस्क्वालिफाइड। कुछ लोगों को लॉ ने मना कर दिया कि तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कौन कौन लोग हैं ऐसे जिनको लॉ ने मना कर दिया कि तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? कुछ लोगों को लॉ ने मना कर दिया कि तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कौन कौन है सर बोलो? एक होता है एलियन एनिमी। फिर से बोलो क्या? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलो क्या? एलियन एनिमी। जिस देश के साथ आपका देश वॉर पर, अभी बताओ किसके बीच में वॉर चल रहा है? मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, किसके बीच में वॉर चल रहा है? रशिया एंड यूक्रेन। सर वॉर का मतलब क्या होता है? पूरी बात सुनो, रशिया यूक्रेन का बारे में पूरा क्लियर करो। वॉर का मतलब होता है जब आपका देश का प्रधानमंत्री या फिर देश का राष्ट्रपति जब देश को संबोधित करते हुए बोले कि हमारा देश वॉर पर है और हमें आपकी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मेंटल, फाइनेंशियल, फिजिकल सपोर्ट चाहिए, उस पोजीशन को आप बोलते हैं वॉर। जैसे इंडिया में लास्ट वॉर कब हुआ था? 1998, कारगिल। समझ रहे हो? सर पाकिस्तान सीमा पर थोड़ी बहुत घुसपैठ करता है और गोलाबारी करता है और फिर हम लोग उनके आतंकवादियों को मारते हैं, वो वॉर है कि नॉट अ वॉर? नॉट अ वॉर। वॉर की नॉट अ वॉर? नॉट अ वॉर। पठानकोट अटैक, वॉर की नॉट अ वॉर? नॉट अ वॉर। बालाकोट स्ट्राइक, सॉर्ट ऑफ वॉर। वॉर नहीं था वो, एक सॉर्ट ऑफ वॉर था, पर सामने से रिटेलिएशन होता तो समय वॉर का माहौल बन जाता। वॉर के टाइम पर जिस देश के साथ आप युद्ध कर रहे हैं उस देश के इंसान के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वॉर के टाइम पर नहीं कर सकते, वॉर के पहले कर सकते हैं, वॉर के बाद कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? अरे वॉर के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, अभी किसके किसके बीच में वॉर चल रहा है बताओ ना? रशिया और यूक्रेन। मैं पहले क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है। यूक्रेन ने बोला, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला यूक्रेन इज एट वॉर विद रशिया, तो यूक्रेन के लिए रशिया के साथ वॉर चल रहा है, पर रशिया बोला हमारा यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चल रहा, वहां पर हम लोग आतंकवादियों को बिठा रहे हैं, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन।
रशिया इज नॉट एट वॉर विथ यूक्रेन, क्योंकि रशिया का प्रेसिडेंट ये नहीं बोला कि हम वॉर पर है, हम लोग मिलिट्री ऑपरेशन पर है, हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। समझ रहे हो? तो रशिया का आदमी यूक्रेन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पर यूक्रेन का आदमी रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो कैसे होगा वो छोड़ो, बात की बात है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो, समझ गए ना? क्या बोलिए? इस देश के साथ आपका देश वॉर पर है, उस समय आप उसके साथ सौदा नहीं कर सकते, उसके पहले कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा कई लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाइड प्रोप्राइटर, फॉरेन एम्बेसडर, सोवरेन्स। अब ये कौन होते हैं? फॉरेन एम्बेसडर, सोवरेन क्या होते हैं? मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स, डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। अरे समझ रहे हो? अगर किसी दूसरे देश का डिफेंस सेक्रेटरी या डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश में आता है, वो हमारे देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, हमारे देश के आदमियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दो सरकार कॉन्ट्रैक्ट करती है। मैं बोल रहा हूं इंसान अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? नहीं आ रहा समझ में? सर ऐसा क्यों? फॉरेन एम्बेसडर, विदेश का सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, वहां का प्राइम मिनिस्टर आकर अगर इंडिया में आकर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कारण क्या है? रीजन ये है कि अगर वो मान लो कॉन्ट्रैक्ट करता है और अगर कोई डिस्प्यूट उठती है तो उसको हम लोग कोर्ट में लेकर जाएंगे, और कोर्ट में लेकर जाएंगे तो आप डिस्प्यूट्स आगे बढ़ सकती है, तो हो सकता है वो उसको अपने ईगो पर ले ले। बात समझो, दो देशों का इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो सकता है। इसीलिए लॉ ने बोला भैया तुम लोग दूर ही रहो ना, तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, भारत सरकार की स्पेशल परमिशन लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। समझ में आया? वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। समझ रहे हो? अरे बोलना। अब तुम पूछोगे सर अमेरिका का एक प्रेसिडेंट हुआ करता था, डोनाल्ड डक, सॉरी क्या नाम था उसका? डोनाल्ड डक नहीं था, क्या नाम था? डोनाल्ड ट्रंप, याद है ना? उसका एक कंपनी है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। क्या कंपनी का नाम है? ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। वो विश्व का वन ऑफ द रिचेस्ट होटल मैग्नेट है। ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप इज वन ऑफ द रिचेस्ट, मतलब होटल बिजनेस में वो टॉप 10 में आता है। खुद डोनाल्ड ट्रंप विश्व का नंबर टॉप 10 में आता है होटल बिजनेस का रिच पर्सन। अरे समझ रहे? होटल इंडस्ट्री का टॉप 10 में आता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अच्छा खासा पैसा कमाया हुआ है। हमारे शहर में एक टावर है, ट्रंप टावर। कोलकाता में एक टावर है, ट्रंप टावर, बाईपास। पॉइंट इज कि सर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट था तब वो अलग अलग देशों में कंस्ट्रक्शन करता था। द पॉइंट इज डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं करता था, उसकी एक कंपनी है, डोनाल्ड ट्रंप की एक कंपनी है, उसमें वो एक शेयर होल्डर है। तो कंपनी दूसरे देश के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती थी, डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं करता था। तो सर बात तो एक ही, बात कैसे हुआ? कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग। आया नहीं अभी भी? ये मतलब। खैर, फॉरेन एम्बेसडर या सोवरेन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर एक कन्विक्स या प्रिजनर, जो आदमी जेल में है, फिर से बोलो क्या? जो आदमी जेल में, वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। Am I clear in this? इन लोगों को लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या कर दिया? डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालीफाई समझते हो ना? हट गया, आउट। अरे क्रिकेट में होता ना, ये टीम फाइनल में जाने से डिस्क्वालीफाई हो गई, सेमीफाइनल से डिस्क्वालीफाई हो गई, लाइक दिस। 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन कौन 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नाम बताओ ना, कौन कौन 3 लोग? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लॉ। एक बार फिर से बोलो, कौन कौन? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लॉ। एम आई वेरी वेरी क्लियर? अरे यस और नो तो बोलोगे? पक्का? नेक्स्ट, क्या एक माइनर सौदा कर सकता है कि नहीं कर सकता? द आंसर इज नो। बट एक्सेप्शंस में क्या चीज के लिए सौदा कर सकता है? नेसेसिटी की नेसेसरीज, नेसेसरीज। एक ही बात है, कोई खास बात नहीं है, फर्क नहीं है। पागल आदमी सौदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। साउंड माइंड का आदमी सौदा कर सकता है, पर पागल आदमी सौदा नहीं कर सकता। साउंड माइंड जो है वो 3 तरह के, मतलब अनसाउंड माइंड 3 तरह के होते हैं। कौन कौन 3 तरह के? नाम बताओ ना।
अनसाउंड माइंड तीन तरह के, कौन कौन से? पेज नंबर 3 पर है, मेरे को याद पड़ रहा है शायद, नहीं 2 पर ही है। कौन कौन से तीन लोग, नाम बताओ फटाफट से। इडियट या फिर इनसेन, दूसरा क्या है? ल्यूनाटिक और ड्रंकन पर्सन। इडियट का मतलब होता है जो परमानेंटली पागल है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। ल्यूनाटिक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो आदमी जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ल्यूनाटिक का मतलब जिसको पागलपन के दौरे, लिख लो ना, ल्यूनाटिक का मतलब जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। जिस समय दौरा पड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बाकी टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जिस समय दौरा पड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बाकी टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। चले, अरे बोलो क्लियर ना, अरे बोलना भाई। चले, ड्रंकन पर्सन, ड्रंकन का मतलब क्या होता है? जो आदमी नशे में है। अरे जो आदमी नशे में है, जो आदमी नशे में है वो आदमी सौदा नहीं कर सकता। जिस समय नशे में है उस समय सौदा नहीं कर सकता, उसके बाद और उसके पहले सौदा कर सकता। अब मान लो कोई आदमी, इसका मतलब ये हुआ कि शराब पी रहा है, विस्की पी रहा है थोड़ा सा, और वो बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग में ड्रिंक सर्व किया जाता है, वहां पर विस्की पी रहा है। नहीं समझे? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्वेश्चन इज, सर आप शराब पीकर आप अपनी सुध-बुध में है या नहीं है, सोचने समझने की शक्ति है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। आप शराब कितना क्वांटिटी पिए उससे मतलब नहीं है। मैं ड्रिंक नहीं करता, मेरे को एक पैक पिला दोगे हम नशे में झूम जाएंगे। अब मान लो ये 4 पैक बाल्टी भरकर भी पी लेगा, अगर ना भी लेगा तो भी आंख खोल कर, क्या है? हाँ एकदम सही है। अरे समझ रहे हो? 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इज नॉट इंपॉर्टेंट, एल्कोहल की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? समझ। अगर आप सोच समझ रहे हैं तब तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं सोच समझ पा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब तुम पूछोगे सर कैसे पता लगेगा कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब मैंने डॉक्यूमेंट साइन किया, उस समय शराब कितना पिया हुआ था, उस समय मेरा दिमाग चल रहा था कि नहीं चल रहा था, काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट की चीजों को समझ पा रहा था कि नहीं समझ पा रहा था? ये कैसे साबित होगा? भाई साबित करना मेरा तेरा काम नहीं है, ये काम है एसीपी प्रद्युमन का। किसका? एसीपी प्रद्युमन का। अरे समझ गए? सीआईडी का। अभी भी नहीं आया? अरे बोलना भाई। तो कॉन्ट्रैक्ट में साबित करना मेरा तुम्हारा काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ समझना, साबित बात का मुद्दा है। क्लियर है कि नहीं? चले बहुत अच्छा। कैन आई प्रोसीड एंड रिमूव दिस? नेक्स्ट, केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया क्या? अरे आवाज नहीं आ रहा, बोलो ना यार। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्री कंसेंट। एक बार फिर से बोलो, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? फ्री कंसेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? मेरी बात शांति से सुनो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट का मतलब होता है मैचिंग ऑफ माइंड्स। लिखो मत, सुनो पहले। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है बोलो ना? मैचिंग ऑफ माइंड्स। मैं जो सोच रहा हूं तुम भी वही सोच रहे हो, तुम जो सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा हूं। अगर मेरी तुम्हारी सोच सेम है तब तो सौदा वैलिड है, अगर मेरी तुम्हारी सोच सेम नहीं है तो सौदा वैलिड नहीं। एक बार फिर से बोलो, दोनों की सोच सेम है तब तो सौदा वैलिड है, अगर दोनों की सोच अलग अलग है तो सौदा वैलिड नहीं। मतलब क्या? मैं कुछ अलग सोच रहा हूं, तुम कुछ अलग सोच रहे हो, सौदा वैलिड की नॉट वैलिड? नॉट वैलिड। अरे वैलिड की नॉट वैलिड? नॉट वैलिड। का मतलब होता है मैचिंग ऑफ माइंड्स। एक बार फिर से बोलो, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है बोलो ना? अरे आवाज नहीं आ रहा। फ्री कंसेंट का मतलब क्या? मैचिंग ऑफ माइंड्स। दोनों लोग एक ही चीज को एक ही टाइम पर एक ही चीज सोच रहे हैं। टू पर्सन्स थिंकिंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पर मेरी तुम्हारी सोच सेम है, उसको बोलते हैं मैचिंग ऑफ माइंड्स। सर नहीं समझे? सर मतलब क्या है? अब मान लो मैं आपको बोलता हूं कि से फॉर एग्जांपल आई टेल यू कि मैंने तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरे पास गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ियां, मान लो मैंने तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे क्या?
तुम मेरा गाड़ी खरीदोगे क्या? समझ गए? 10 लाख रुपए में। तुमने बोला हाँ बिल्कुल खरीदूंगा 10 लाख रुपए में। मेरे पास बहुत सारी गाड़ी, एक मर्सिडीज है, एक एम्बेसडर है। बहुत सारी गाड़ियों में एक मर्सिडीज और एक खटारा एम्बेसडर है। मैंने तुमको बोला 10 लाख रुपए में मेरी गाड़ी खरीदोगे क्या? तुमने मेरे को मर्सिडीज में बैठे देखा है। तुमने सोचा 10 लाख रुपए में मर्सिडीज मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तुम क्या सोच रहे हो? मर्सिडीज। और मैं क्या सोच रहा हूं? 10 लाख रुपए में कबाड़ी एम्बेसडर बिक रहा है। तो मेरी तुम्हारी सोच सेम है कि अलग अलग है? पहले ये बताओ ना। सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। सौदा वैलिड कि नॉट वैलिड? नॉट वैलिड। कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। अरे फ्री कंसेंट है कि नहीं है? नहीं। मैं कुछ अलग सोच रहा हूं, तुम कुछ अलग सोच रहे हो। सौदा वैलिड कि नॉट वैलिड? नॉट वैलिड। अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, वैलिड है कि नॉट वैलिड? नॉट वैलिड। एम आई क्लियर? फिर से बोले, श्योर ना? इनको आप बाद में पढ़ेंगे, वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आया। वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अच्छी बात। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। दोनों की सोच सेम होगा तभी सौदा वैलिड होगा, वरना सौदा वैलिड नहीं होगा। तुमको शायद याद होगा 2015 का वर्ल्ड कप, धोनी वाज द कैप्टन। कौन कैप्टन था? धोनी। 2015 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हम लोग हार गए थे। सेमीफाइनल 2015 में पैदा हो गए थे क्या तुम लोग? नहीं, यू वर स्मॉल चाइल्ड, नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। क्यों? तो उस समय धोनी ने, मतलब सारी नजरें विराट कोहली पर टिकी थी। तो विराट कोहली को बोला, विराट अब तुम्ही पर जिम्मेदारी है टीम को जिताने की। 270 समथिंग का टारगेट था इंडिया का, 270 समथिंग। विराट अब तुम्ही पर जिम्मेदारी है, विकेट धड़ाधड़ गिर रहे हैं, तुम एक काम करो, मैदान में पहले जाकर क्रीज संभालो, विकेट गिरना रोको, शर्मा के साथ ज्यादा टाइम बिताओ। रोहित शर्मा। विराट गया। अब जाते जाते वो सोच रहा है मेरे कैप्टन ने बोला है शर्मा के साथ ज्यादा टाइम बिताना है। अनुष्का शर्मा पेविलियन में वेट कर रही थी। वो बोला मेरे कैप्टन ने बोला मेरे को शर्मा के साथ ज्यादा टाइम बिताओ, स्पेंड मोर टाइम विथ शर्मा। विराट क्या सोच रहा है किसके साथ टाइम बिताने के बारे में? अनुष्का शर्मा। पर धोनी क्या बोला? रोहित शर्मा के साथ टाइम बिताओ। बेचारा 15 बॉल में 1 रन बनाकर आउट हो गया, 15 बॉल में 1 रन। मेरा कैप्टन बोला शर्मा के साथ ज्यादा टाइम बिताओ, मेरे को आउट करना है। चला गया, हार गए हम लोग मैच। आज भी वो शॉट याद है, विराट पुल किया, बॉल हवा में, मैच हवा में, खत्म। तो सर व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज दोनों की सोच सेम है कि दोनों की सोच अलग अलग है? पहले बताओ। अलग अलग है। यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब लॉ ने बोला कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। कंसेंट क्या होना चाहिए? फ्री। मैंने अभी आपको जो बताया ना, कंसेंट का मतलब बताया, 2 पर्सन थिंकिंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। मैं बात कर रहा हूं एम्बेसडर की, तुम बात कर रहे हो मर्सिडीज की। दोनों की सोच सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। हमारी तुम्हारी सोच सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। दोनों की सोच मैच होगी तब जाकर सौदा वैलिड होगा, वरना सौदा वैलिड नहीं होगा। साथ साथ कंसेंट ये जो है वो फ्री होना चाहिए। कंसेंट क्या होना चाहिए? फ्री। फ्री मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती, बिना किसी दबाव के। 5 केसेस में फ्री कंसेंट नहीं होता। क्या क्या 5 केसेस? नाम पढ़ के बताओ ना, क्या क्या 5 केसेस? नाम पढ़ के बताओ। पहला नाम क्या है? कोअर्शन। बोलो, पढ़ के नाम बताओ ना यार। कोअर्शन। दूसरा नाम क्या है? अरे एनर्जेटिकली बोलो, पहला नाम क्या है? बोलो ना, कोअर्शन। दूसरा नाम क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा नाम क्या है? फ्रॉड। फिर उसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन। और पांचवा नाम क्या है? मिस्टेक। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सबसे पहला नाम क्या है? फटाफट बताओ ना। कोअर्शन। क्या नाम है? कोअर्शन। अब ये क्या है? कोअर्शन का मतलब क्या है समझो जरा। आओ इधर। मैंने इसके सर पर बंदूक रख दिया, बंदूक रख दिया और बोला तेरा गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर मेरे नाम पर ट्रांसफर कर। तेरा गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर मेरे नाम पर ट्रांसफर कर, वरना उड़ा दूंगा, भेजा उड़ा दूंगा। इसके बदले में हमने दिए उसको 100 रुपए, जा ऐश कर। कंसिडरेशन है ना? अब बताओ
तुम लोग बताओ कॉन्ट्रैक्ट का सारा कंडीशन पास हुआ क्या? ऑफर, मैंने इसको ऑफर दिया, तुम अपना गाड़ी बंगला नौकर चाकर मेरे को देगा? हाँ देगा। एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मजाक चल रहा है बे, मजाक है, उड़ा देंगे मजाक में। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है ना। तीसरा, अरे बंदूक थोड़ा ऊपर रखने दो ना, नहीं तो दांत गायब हो जाएगा। कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न है कि नहीं? मैंने इसका गाड़ी बंगला नौकर चाकर लिया, इसके बदले में इसको क्या दिया बताओ ना? 100 रुपए। कंसिडरेशन है ना? कंसेंट है कि नहीं? अरे कंसेंट है कि नहीं? तेरा गाड़ी बंगला, हाँ तेरा गाड़ी बंगला, अरे वही वाला बंगला, वही वाला गाड़ी जो तुम है, तुम्हारे पास वही है, बस हमको पता है, मैचिंग ऑफ माइंड्स है। कंसेंट है कि नहीं है? कंसेंट है। दोनों पार्टीज केपेबल है कि नहीं है? है। पर फिर भी यहां पर कंसेंट तो है, पर क्या यहां पर फ्री कंसेंट है क्या? नहीं। यहां पर कंसेंट तो है, पर यहां पर फ्री कंसेंट नहीं। सौदा वैलिड की नॉट वैलिड? नॉट वैलिड। इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। वॉइडेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। शांति रखोगे, क्या होता है वो सब बात की बात। दिस इज कोअर्शन, फिजिकल प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल प्रेशर। इसके सर पर बंदूक रख दिया, इसकी चौथी बीवी के सर पर बंदूक रख दिया, इसकी सिर्फ 4 बीवियां हैं, सिर्फ इसके 20वें बच्चे के सर पर बंदूक रख दिया। हंस रहे हो? भगवान की देन है, क्या करिए। 20वें बच्चे के सर पर बंदूक रख दिया, उड़ा देंगे गाड़ी बंगला नौकर चाकर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलना। अपने सर पर बंदूक रख दिया, मार देंगे अपने आप को, खून की सजा तुमको हो जाएगी। अरे समझ रहे हो? इसका हाथ लगाकर बंदूक पे मार देंगे, साइन कर, खूनी बन जाएगा, साइन कर। अरे पॉसिबल है कि नहीं? दीज आर ऑल कोअर्शन, फिजिकल प्रेशर। क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रेशर। एक चाकू रख दिया पेट में और बोला साइन कर, वरना अंदर के सारे केबल उड़ा दें, काट देंगे। दिस इज कोअर्शन। दिस इज क्या? कोअर्शन, फिजिकल प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल प्रेशर। पहले तुम लोग ये बताओ, ये तुमको समझ में आया कि नहीं? कोअर्शन समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट होता है, कोअर्शन के बाद होता है, फिजिकल प्रेशर के बाद होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, मेंटल प्रेशर। क्या चीज? मेंटल प्रेशर। एक बार फिर से बोलो, कोअर्शन का मतलब क्या होता था? फिजिकल प्रेशर। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? मेंटल प्रेशर। कोअर्शन के बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? मेंटल प्रेशर। मेंटल प्रेशर का मतलब हम कोई बंदूक नहीं रखे, इमोशनल अत्याचार। क्या चीज? इमोशनल अत्याचार। इधर आओ। इमोशनल अत्याचार। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? मतलब नहीं है। तेरी बात सुन। से फॉर एग्जाम्पल, ये बेटी है, मैं इसका बाप हूं, मैं शराबी बाप हूं, इसकी शादी हो गई, एक से इसकी शादी हो गई, अमीर घर में शादी करवा दी, बहुत पैसा है इसके ससुराल में। अब शराबी बाप के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं, वो बेटी के पास गया, बेटी मेरे को खाने के लिए कुछ पैसा दे, मेरा गला सूख रहा है। तो ये बोल रहा है खाने के लिए ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे होता है। ओ हम खाते कम है, पीते ज्यादा है। खाते का बात करते समय भी पीते हैं। मेरे को थोड़ा पैसा दो, थोड़ा खाने के लिए और थोड़ा व्यापार के लिए। तो बेटी बोली, पिताजी क्या व्यापार करेंगे? ठर्रा चलाएंगे, ठर्रा, शराब बनाकर बेचेंगे। तो बोलती है बेटी बोलती है, पिताजी बेचेंगे तो ये सारा खुद ही पी जाएंगे। नहीं बेटी, पक्का बेचेंगे, इसके लिए पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए। तो ये बोलती है कि मैं इनसे पूछकर पैसे दूंगी। तो मैंने बोला उनसे क्या पूछना है, तुम्हारे पास जो ज्वेलरी है, तुम्हारा खुद का है, सामान है, पैसा है तुम्हारे अकाउंट में, तुम मेरे को दे दो। इसने दे दिया, ठीक है। मना किया तो बोला, बाप ने बोला बस इसी दिन के लिए तेरे को पैदा किया था। आज तक कभी लड़की और लड़के में भेद नहीं समझा,
बस इसी दिन के लिए पैदा किया था। चाटो ड्रामा। हाँ पिताजी रुक जाइए रुक जाइए। अरे हंसने का क्या बात है। एकता कपूर का सीरियल देखे हो कभी क्या? नहीं देखे हो? कभी देख लेना, देखना बंद कर दोगे। एक्सेसिव ड्रामा, सिर्फ ड्रामा। एक्सेसिव ड्रामा नहीं, सिर्फ ड्रामा ही। नो कंटेंट, ओनली ड्रामा। मतलब कुछ भी बेतुका चीज। तो एक्सेसिव ड्रामा करने लगे बाप। तो बेटी बोली ठीक है लीजिए, कितना चाहिए? 20 लाख। ये लीजिए 20 लाख और लीजिए, जाइए मेरी तरफ से। अरे जो भी वॉटेवर, काम की बात समझो। बाद में इसके ससुराल वालों ने देखा, बोला कहां गया सामान, कहां गया पैसा, कहां गया? तो इसने बोला बाप को दे दिया। तो बाप तेरे को बेवकूफ बना के चला गया, कुछ नहीं करने वाला, कोई धंधा नहीं करने वाला, वो ठर्रा चलाएगा नहीं, किसी ठर्रे पर मिलेगा देखो जाके। अरे समझ गए ना? तो इसने अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। अरे बोलो समझ गए ना? लॉ ने बोला ये जो सौदा है कि मैंने इससे लोन लिया है, मैंने इससे लोन लिया है, ये सौदा अनड्यू इन्फ्लुएंस के से अफेक्टेड है। क्या चीज है इसमें बताना यार? अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्शन नहीं है, क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहां पर कोई फिजिकल प्रेशर नहीं, कोई मारपीट, कुछ नहीं। यहां पर क्या किया? इमोशनल प्रेशर। क्या प्रेशर? इमोशनल। एग्जांपल देता हूं मैं। स्कूल में बेटा किससे ट्यूशन लेता है बेटा? सर हम घर में अपने आप पढ़ाई करते हैं, मेरे भैया पढ़ा देते हैं। बेटा हमारा कोचिंग चलता है, स्कूल के बाद में इतना रुपया फीस है, पापा को बोलना एक बार आएंगे। नहीं सर हम खुद पढ़ लेंगे। तेरे को बोला ना, एग्जाम का कॉपी हम ही चेक करेंगे। क्या हुआ, मजाक कर रहे हैं? होता है कि नहीं ऐसा? अरे समझ रहे? सर टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है कोई बात नहीं, एडमिशन तो ले लो, मत आना कोई बात नहीं, पास हम ही करेंगे। समझ गए? ये क्या है? कोअर्शन नहीं है, ये क्या है बताओ ना? अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिजिकल प्रेशर है कि मेंटल प्रेशर है? मेंटल प्रेशर। फिजिकल प्रेशर है कि मेंटल प्रेशर है? मेंटल प्रेशर। जहां पर एक पार्टी डोमिनेंट हो, एक पार्टी वीकर हो, एक पार्टी स्ट्रॉन्गर हो, एक पार्टी वीकर हो, वहां पर इमोशनल अत्याचार किया जा सकता है, इमोशनल प्रेशर। मैं बाबा जी ये चेला, अरे मैं बाबा जी ये चेला। नहीं समझ रहे? बच्चा क्या परेशानी है? बाबा जी व्यापार नहीं चल रहा, पैसे नहीं है खाने के लिए। बेटा घर में सोना पड़ा है ना, दान दे। ये नहीं बोलेंगे बाबा जी उसको बेचकर व्यापार कर, दान दे, तेरा कल्याण होगा। क्या कल्याण होगा? ये मना कर रहा है। नरक मिलेगा तेरे को, नरक। गरम कढ़ाई में तेरे को तला जाएगा नरक में, सोच ले। ये क्या है? फिजिकल प्रेशर है कि इमोशनल प्रेशर है? अरे बोलना, इमोशनल प्रेशर है। अरे समझ रहे हो ना? नरक मिलेगा और नहीं तो जन्नत मिलेगी, जन्नत। 72 हुरें मिलेंगी वहां पर, इसको उड़ा देने तो 72 हुरें मिलेंगी। ये आतंकवादी लोग कई बार ऐसा करते हैं। तो व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज, ये क्या है? फिजिकल प्रेशर है कि इमोशनल प्रेशर है? बताओ ना यार। अरे बोलना, इमोशनल प्रेशर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज इमोशनल प्रेशर। लॉ बोलता है यहां पर सौदा वॉइडेबल होता है। ये 4 केस, 5 केस है, उसमें पहला 4 केस में सौदा वॉइडेबल होता है। सौदा वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल का मतलब होता है ये जो कमजोर पार्टी है, जिसके साथ कोअर्शन हुआ है, जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, अगर ये चाहे तो सौदा को रखे, चाहे तो सौदा को कैंसिल करे, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। इसको ऑप्शन दिया जाता है। वीकर पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है, स्ट्रॉन्गर पार्टी को ऑप्शन नहीं दिया जाता। समझ गए? कोअर्शन का मतलब, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्लियर हुआ क्या? एक बार फिर से बताओ, कोअर्शन का मतलब क्या होता है? बोलो ना यार। फिजिकल प्रेशर। भाई ये पूरा पूरा चैप्टर है, उसमें ये टॉपिक्स हैं। जब आपको फ्री कंसेंट बोलकर चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें 5 हेडिंग होगी, 5 टॉपिक होंगे बड़े बड़े, 5 बड़े बड़े टॉपिक होंगे, एक एक पेज का टॉपिक होगा।
कोई 1 पेज, कोई 2 पेज, कोई 1.5 पेज, कोई हाफ पेज। नहीं समझे? अरे बोलना। उनका डेफिनेशन होगा, उनका एक्सप्लेनेशन होगा, उनका एक्सेप्शन होगा, उनमें डिफरेंस होगा, उनमें स्पेशल केसेस होंगे, उनके ऊपर केस स्टडी होगा, बहुत सारा चीज होगा। मतलब पूरा पूरा चैप्टर का सब टॉपिक्स मिलेगा। कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस मतलब समझ में आया? कोअर्शन मतलब क्या होता है फिर से बताओ ना। आवाज नहीं आ रहा है। कोअर्शन का मतलब फिजिकल प्रेशर, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब मेंटल या इमोशनल प्रेशर। तीसरा होता है फ्रॉड। तीसरा क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? जानबूझकर झूठ। फ्रॉड का मतलब क्या? जानबूझकर झूठ। और मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब अनजाना झूठ। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब अनजाना झूठ। अब ये क्या होता है? मैं एक दुकानदार हूं, ज्वेलरी बेचता हूं, असली नकली, नकली असली, असली नकली, नकली असली, बहुत सारे अलग अलग काउंटर है। यहां पर नकली सामान का, यहां पर मिक्स्ड का, यहां पर असली सामान का। अरे बोलो पॉसिबल है ना? मेरी दुकान में एक कस्टमर आया, मैंने उसको एक सामान दिखाया, ये देखिए अंगूठी, असली सोना है, 18 कैरेट गोल्ड है वो नकली, वो पीतल की, मेटल की, सस्ता माल की, पर मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूं ये सोना है। मेरे को मालूम है कि ये नकली है, पर फिर भी मैं इसको असली का पैसा ले रहा हूं। बताओ ना ये क्या है? फ्रॉड, जानबूझकर झूठ। क्या बोलूंगा? जानबूझकर झूठ। नहीं समझ में आया? मेरे को मालूम है कि ये नकली है, फिर भी मैं इसको असली का बताकर पैसा ले रहा हूं। दैट इज नोन एज फ्रॉड। दैट इज नोन एज क्या? फ्रॉड। एम आई वेरी क्लियर? अरे बोलो यार। शुड आई रिपीट दिस? दूसरा होता है मिसरिप्रेजेंटेशन। सब कुछ सही है, सेम है, पर फर्क क्या है कि मैंने इसको एक सामान दिखाया, मेरे स्टाफ ने गलती से इधर उधर कर दिया था। मेरे पास नकली असली दोनों काउंटर है, पर एक स्टाफ ने सामान इधर उधर कर दिया शायद। मैंने एक अंगूठी उठाया, मेरे को लग रहा है कि असली है, मेरे को लग रहा है कि ये असली है, पर ये नकली है। अब मैं इसको ये बेचता हूं। दिस इज अ फ्रॉड की मिसरिप्रेजेंटेशन। बोलो ना यार, मिसरिप्रेजेंटेशन। क्या है ये? मिसरिप्रेजेंटेशन। एक आदमी कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड समझते हो? मार्क जुकरबर्ग इस कलर ब्लाइंड, सुना होगा। अरे समझ रहे हो ना? कलर ब्लाइंड है वो। कई कई कलर उसको दिखते नहीं है, कई कलर उसको ब्लू ही नजर आते हैं, इसलिए फेसबुक का लोगो ब्लू ही है, ऐसा बोलते हैं लोग। पॉइंट है, कलर ब्लाइंड का मतलब समझ रहे हो ना? कई कई कलर उसको समझ नहीं आते, भगवान ने आंखों में रोशनी ऐसी दी है, कलर ब्लाइंड है। तो उसको लगता है कि उसके पास जो गाड़ी है वो ब्लू कलर की है, पर है वो असली में ब्लैक कलर की। पॉसिबल ना? उसको लगता है कि वो ब्लू है, पर असलियत में वो क्या है? ब्लैक। अब वो किसी को बोलता है मेरे पास ब्लू गाड़ी है, तुम बेचे खरीदेगा क्या? उसको क्या लगता है? कलर ब्लाइंड को क्या लगता है? उसके हिसाब से वो सही है। आया नहीं अभी भी? नहीं आया? अरे बोलना। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस? अगर मैं जानबूझकर झूठ बोलता हूं तब क्या है? फ्रॉड। अनजाने में गलत झूठ बोलता हूं तब क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन। अनजाने में झूठ बोलता हूं तो क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर मेरे को लगता है कि ये सच है, मेरे को लगता है कि ये झूठ है, मेरे को पता है कि ये झूठ है, फिर भी मैं बोलता हूं, दैट इज फ्रॉड, जानबूझकर झूठ। और मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब अनजाने में झूठ। क्या चीज में झूठ? अनजाने में। आया नहीं अभी भी? फिर से बोले। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आया? चलो बताओ मेरे को 4 पॉइंट्स फटाफट बताओ ना। कौन कौन से 4 पॉइंट? फ्री कंसेंट में 4 पॉइंट्स बोलो, कौन कौन से? कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, और पांचवा क्या है? मिस्टेक। क्लियर ना? कोअर्शन का मतलब क्या बोला एक बार फिर से बोलो ना? फिजिकल प्रेशर। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब मेंटल प्रेशर या मॉरल प्रेशर। फ्रॉड का मतलब जानबूझकर झूठ। एक बार फिर से बोलो क्या? जानबूझकर झूठ। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब अनजाना झूठ। ये 4 केस में सौदा वॉइडेबल होता है। सौदा क्या होता है? वॉइडेबल। क्या होता है एक बार फिर से बोलो ना? वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब अगर इसका मन हो तो रखेगा, नहीं मन हो तो नहीं रखेगा। मैंने इसको नकली माल दे दिया, अब इसका मन हुआ तो रख लेगा, नहीं मन हुआ तो नहीं भी रखेगा। इसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आर यू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे बोलो भाई,
दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंपल कंसेप्ट। मेरे ख्याल से ये 100% समझ में आ गया आपको। कोई परेशानी है क्या? मिस्टेक का मतलब अभी जो धोनी और विराट का एग्जांपल दिया था, मर्सिडीज और एम्बेसडर का एग्जांपल दिया था, मैचिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? ये पहला 4 केसेस में सौदा क्या होता है? वॉइडेबल। पहला 4 केस में सौदा क्या होता है? वॉइडेबल। और लास्ट वाला केस में क्या होता है? वॉइड। अब ये क्या होता है वो सब छोड़ो, अभी दिमाग पर जोर मत दो, बैठो। पहले ये बताओ, ये तुमको समझ में आ गया? फ्री कंसेंट का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं? कंसेंट का मतलब क्या है एक बार फिर से बताओ ना। मैचिंग ऑफ माइंड्स। अरे कंसेंट का मतलब क्या है बोलता नहीं जरा? मैचिंग ऑफ माइंड्स। ये कितने तरह का होता है कंसेंट बताओ ना? कितने तरह में नहीं होता है? 5 केसेस में नहीं होता है। कौन कौन से 5 केस नाम बताओ ना? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, क्या क्या नहीं होता है बोलो ना। आवाज नहीं आ रहा है, बोलो क्या क्या? कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये बात तो तुमको अभी तक डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि ये जब यूनिट पढ़ोगे, ये जब चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें ये 5 टॉपिक आएगा। ये बात तो समझ में आ गया होगा। फ्री कंसेंट बोलकर जो चैप्टर है इसमें 5 टॉपिक डिटेल में पढ़ोगे। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में जो चैप्टर है उसमें 3 टॉपिक। कौन कौन से 3 टॉपिक? मेजर, माइनर, साउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। ये सब पढ़ोगे। आर यू क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे हाँ या ना तो बोलो। फास्ट हो रहा है थोड़ा सा, समझ में नहीं आया? अब अपना एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन फटाफट बता दो जरा। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन और फॉर्मूला फटाफट से बता दो जल्दी से। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब कोर्ट हेल्प करेगा या कोर्ट हेल्प नहीं करेगा। कोर्ट कब हेल्प करेगा? जब ये सारा कंडीशन पास होगी, कोई कंडीशन पास हो। सारा कंडीशन का नाम बताओ ना। पहला क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फिर क्या है? कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट क्या है? केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज क्या होना चाहिए? मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। एक बार फिर से बोलो, क्या होना चाहिए? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। क्लियर है कि नहीं? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है बताओ ना। बोथ पार्टीज हैव फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, मैचिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। मैचिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। क्लियर ना? कंसेंट के साथ साथ फ्री भी होना चाहिए। कंसेंट के साथ साथ फ्री भी। कब फ्री कंसेंट नहीं होता? 5 केस में नाम बताओ ना। कोअर्शन, बोल बोलकर पढ़ो ना। कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। उसमें पहला 4 केस में सौदा वॉइडेबल होता है। पहला 4 केस में सौदा वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब इसको ऑप्शन दिया जाएगा, मानो तो रखो, नहीं मानो तो मत रखो। एम आई क्लियर इन दिस? लास्ट 2 बहुत ही सीधे साधे एग्जांपल्स हैं। ऑब्जेक्ट मस्ट बी लीगल। ऑब्जेक्ट मस्ट बी लीगल। लॉ ने बोला जो आप सौदा कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल। अरे मैंने कहा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? लीगल। मैंने कहा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? बोलो ना यार। अब ये लीगल इलीगल का मतलब क्या है? लीगल इलीगल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने तुमको पैसा दिया, मैं ए तुम बी, मैंने तेरे को पैसा दिया, ये ले 10 लाख, ये ले 10 करोड़ रुपए। ये सी देख रहे हैं ना, इसको उड़ा दे। ए ने बी को पैसा दिया, इसको उड़ा दे। अरे समझा? आ इधर। हेलो, मान लीजिए मैंने इसको पैसा दिया, ताकतवर है, मैंने इसको पैसा दिया कि ये छोटू को उड़ा दे, हम तुमको 10 करोड़ रुपए देंगे। पैसा दे दिया, ठीक है। अरे समझ गए? अब ये इसका मर्डर नहीं किया, 10 करोड़ रुपए दे दिया। अब मैं कोर्ट में पहुंच गया, जज साहब कितना नाइंसाफी हुआ है, देखिए कंसिडरेशन नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। मैंने इसको पैसा दिया इसको मर्डर करने के लिए, ये इसका मर्डर नहीं किया। अब आप एक काम करें, इसका मर्डर करवाइए। तो कोर्ट इसको बोलेगा क्या, जाओ पहले इसका मर्डर करो? बोलेगा क्या? नहीं ना। इनफोर्सेबल की नॉट इनफोर्सेबल? नॉट इनफोर्सेबल। कोर्ट हेल्प करेगा या कोर्ट हेल्प नहीं करेगा? नहीं करेगा। आया नहीं अभी भी? अरे बोलना, नहीं समझ में आया? सर अगर मान लो मैंने इसको पैसा दे दिया, इसने मर्डर नहीं किया,
कोर्ट इससे मर्डर करवाएगा क्या? नहीं। अगर इसने मर्डर कर दिया और मैंने पैसा नहीं दिया, अब तो ये कोर्ट में चला गया, जज साहब मेरी मजदूरी नहीं मिली, मेरा लेबर चार्ज नहीं मिला, मेरा फीस नहीं मिला, जज साहब मैंने इसका काम कर दिया। क्या काम किया? सुपारी लिया था मैंने। तो जज साहब ने बोला पान खिलाया था क्या? तो सुपारी मतलब आदमी को उड़ाने का। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है। बोलो, इसने मर्डर कर दिया और मैंने पैसा नहीं दिया, सर अब आपको उड़ाएगा ये, मेरे को नहीं उड़ा पाएगा। कोर्ट में जाकर पैसा रिकवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। क्लास 12 मैंने पास किया, अभी अभी मैंने क्लास 12 का एग्जाम दिया है, पिछले हफ्ते रिजल्ट निकला है सीबीएसई का। तो मैं एक कॉलेज के प्रिंसिपल के पास चला गया, कॉलेज के फादर के पास चला गया, सर प्लीज टेक माई एडमिशन, आई विल गिव यू 10 लाख, 10 लाख रुपए हम आपको देंगे, आप मेरा इस कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। समझ गए? पैसे दे दिया, पैसे दे दिया। फादर बोला कोई बात नहीं, अपने बाप को दिया, जब पैसे खा गया फादर, एडमिशन नहीं दिया। अब एडमिशन होगा, अब एडमिशन मिलेगा। मान लो एडमिशन मिल गया पर फादर को उसका पैसा नहीं दिया, अब बताओ, बोलो मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, क्या होगा? वो कानूनी तौर पर पैसा रिकवर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। अब तुम बोलोगे सर वो एडमिशन कैंसिल करेगा, वो गलत काम है। मेरी बात समझ में आ रही? मैंने क्या कहा? लीगल काम है कि इलीगल काम है? पहले ये बताओ ना, लीगल काम है कि इलीगल है? इलीगल। लॉ ने बोला, यहां पर देखिए आपने क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी लीगल। असल में सेंटेंस में स्पेस नहीं था, लिखना चाहिए था मेरे को ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए। सर कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, मैंने तुमको कुछ दिया, तुमने मेरे को जो रिटर्न में दिया, वो दोनों लीगल होना चाहिए। सर नहीं समझे, फिर से बोलिए। जैसे मैंने इसको पैसा दिया कि तुम इसका मर्डर कर दो, इसकी पिटाई कर दो, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? लीगल है कि इलीगल है? इलीगल। परंतु कभी कभी कंसिडरेशन भी लीगल हो सकता है। जैसे मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमसे बातचीत किया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तुमसे बातचीत किया कि तुमसे मैं ड्रग्स खरीदूंगा, नहीं समझे? पेपर पर बिछाकर, नोट पर, अरे समझ रहे हो? ड्रग्स खरीदा, बंदूक खरीदा, बॉम्ब खरीदा, अरे समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? पाकिस्तान में ये सब सड़क पर बिकता है, जैसे हम लोग के आलू बिकता है वैसे वहां पर बॉम्ब बिकता है। 10 रुपए किलो बॉम्ब, 10 रुपए किलो बॉम्ब, 10 रुपए किलो बॉम्ब। सब्जी बाजार की तरह झूला में लोग बॉम्ब लेकर आते हैं, मारो। तो सर मैंने इससे बंदूक खरीदा, मैंने इससे बॉम्ब खरीदा, मैंने इससे वायरस खरीदा फैलाने के लिए। ये कुछ ज्यादा हो गया, हाँ ये कुछ ज्यादा हो गया। अरे समझ रहे हो? अब बताओ, इसके बदले में मैंने इसको बोला मैं तुमसे ड्रग्स लूंगा, ब्राउन शुगर लूंगा, हेरोइन लूंगा, बंदूक लूंगा, बॉम्ब लूंगा, हथियार लूंगा। इसके बदले में मैंने इसको गाय दिया, गाय, गौ माता की जय। अरे समझ रहे हो? बोलते रहे धर्म की, अरे बोलो मेरे साथ साथ में, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। फिर बाद में आता है ना, गौ माता की जय, हर हर महादेव। समझ गए? तो मैंने इसको गौ माता दिया, बोला रोज इसकी पूजा करना। यहां पर एक कंसिडरेशन लीगल है, दूसरा कंसिडरेशन क्या है? इलीगल। एक कंसिडरेशन लीगल है, गौ माता, दूसरा कंसिडरेशन क्या है? इलीगल। सौदा वैलिड है कि नॉट वैलिड? नॉट वैलिड। अरे वैलिड कि नॉट वैलिड? नॉट वैलिड। तुम लोग ये बताओ, तुमको ये समझ में आया? ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे बोलो, बैठो, समझ गए कि नहीं? अरे बोलो भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट है द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर लॉ। लॉ ने उस सौदे को वॉइड नहीं डिक्लेयर किया। वॉइड का मतलब गलत, वॉइड का मतलब कैंसिल।
कुछ कुछ सौदों को लॉ ने स्पेशली मना कर दिया कि ये सौदा वैलिड नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं, कुछ कुछ सौदों को लॉ ने स्पेशली मना कर दिया, ये सौदा वैलिड नहीं है, ये सौदा वैलिड नहीं है। एग्जांपल के तौर पर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अंतिम प्रश्न आने वाला है। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप जीतेंगे 7 करोड़ रुपए। बट एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है, और अगर है भी तो काम नहीं करेगी। समझ गए? ये रहा अंतिम प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अमिताभ बच्चन ने आपसे क्वेश्चन पूछा, कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं मैं, एनी क्वेश्चन, इस बार का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता था? जवाब 4 ऑप्शंस में से जवाब दीजिए। इंडिया ने, बांग्लादेश ने, वेस्ट इंडीज ने, और चौथा तो तुम लोग जानते ही हो, रशिया। कौन सा बोला भाई? रशिया तो खेल ही नहीं रहा था, अर्जेंटीना ने। तो तुमने सही जवाब दिया क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही, अर्जेंटीना। आप बन गए महाकरोड़पति। तालियां हो जाए एक बार। फूलों की बरसात हो रही है। अब गले मिल गए। अमिताभ बच्चन अब बोला, अब हम आपके अकाउंट में 7 करोड़ ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। अभी ऑनलाइन बैंकिंग काम नहीं कर रहा है, अभी ऑनलाइन बैंकिंग चल नहीं रहा है, वीआई का नेट काम नहीं कर रहा है। वीआई का नेट चलता है ना, वीआई के से वीडियो कॉल करता है, अभी वीआई का नेट चल नहीं रहा है। तो एक काम करिए, चेक लीजिए। ये रहा 7 करोड़ रुपए का चेक। ये देखिए, आपका नाम सही है। 7 करोड़ रुपए देखिए, पब्लिक को दिखाइए। 7 करोड़ रुपए दिख रहे हैं। वो विजेता ने वो चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाया, वो चेक बाउंस हो गया, वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर। अब तुमने सोनी टीवी पर केस कर दिया, अमिताभ बच्चन पर नहीं। अमिताभ बच्चन अपनी जेब से दे रहा है क्या? वो तो एंकर है, वो जेब से दे रहा है क्या पैसा? बोलो। तुमने केस कर दिया कि 7 करोड़ रुपए नहीं मिले। क्या बोलते, तुमको पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लॉ ने कहा नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। क्या है ये? वेजरिंग। ये वॉइड है, वॉइड है, वॉइड है। कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब पूछोगे तुम, सर क्या कौन बनेगा करोड़पति में पैसा मिलता है? द आंसर इज, वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, गुडविल मेंटेन करने के लिए वो लोग पैसा देते हैं। अगर नहीं दे तो लीगली उन पर एक्शन, इस लॉ में एक्शन नहीं हो सकता। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हो सकता है कि वो बेवकूफ बना रहे लोगों को, वो अलग चीज है, झूठ बोल रहा है। पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो एग्रीमेंट इज वॉइड अंडर लॉ। क्या है वो एग्रीमेंट? इज वॉइड अंडर लॉ। वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड। अरे वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड। अरे समझ गए कि नहीं? मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, बोलो क्लियर है कि नहीं? फिर से बोले। अगर आप ये बताओ, ये समझ में आया? मान लो मेरे तुम्हारे बीच में शर्त लगी, मेरे तुम्हारे बीच में मैंने एक शर्त लगाया। मेरा शर्त ये है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगले 1 हफ्ते में बारिश नहीं आएगा। चैलेंज। अगर आ गया तो मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा आपको। चैलेंज। ये रिकॉर्ड हो रहा है। शर्त लगी, लगा लिए। एक जन को नहीं, सबको 5-5 करोड़ रुपए दूंगा। अब मान लो 5 मिनट के बाद ही बारिश चालू हो गया, तुमने बोला पैसे लाइए, हम बोले नहीं देंगे। सिर्फ तो रिकॉर्ड हुआ है, हुआ तो हुआ, क्या हुआ? दिस इज वॉइड अंडर लॉ। ये जो शर्त लगाना, इसको बोलते हैं वेजर। दिस इज वॉइड। दिस इज क्या? वॉइड। लॉ बोला ये सब बेकार बातें, ये सब सौदा वैलिड है कि नॉट वैलिड? नॉट वैलिड। कोर्ट इसमें आपकी हेल्प करेगा कि हेल्प नहीं करेगा? नहीं करेगा। समझ गए? केबीसी में अगर जीत गए और पैसा नहीं मिला तो मिलेगा क्या? रिकवर कर सकते हो क्या? नहीं। वो लोग देते हैं, वो अलग बात है, परंतु लीगली नहीं रिकवर कर सकते। समझ गए कि नहीं? शुड आई रिपीट दिस? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन अभी तक जो पढ़ा वो सारा समझ में आ गया? ये असल में मैंने आपको पढ़ाए कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, टर्म्स बताया खाली। ये मैंने टॉपिक्स, चैप्टर के नाम बताए खाली।
टॉपिक्स चैप्टर के नाम बताए। हेलो, चैप्टर के नाम बताए। इज इट वेरी क्लियर कि नॉट वेरी क्लियर? एक एक करके मेरे साथ साथ में बताओ जरा, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, फटाफट बताओ ना। एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, याद हो गया? एग्रीमेंट का मतलब क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब कोर्ट हेल्प करेगा या कोर्ट हेल्प नहीं करेगा। कब हेल्प करेगा फटाफट बताओ ना? जब सारा कंडीशन पास हुई है। सारा कंडीशन याद हो गया आपको? अरे याद हो गया? याद हुआ? चल, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक तरह से अगर देखा जाए तो एसेंशियल एलिमेंट्स में ये कंडीशंस के साथ साथ में और भी छोटी छोटी कंडीशंस हैं। देखो नीचे पेज में दिया हुआ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिखा क्या? अरे दिखा के ना आए? क्या क्या दिया हुआ एक बार पढ़ के बता दो फटाफट से। कुछ चीजें सेक्शन 10 में दी हुई है, कुछ चीजें सेक्शन 10 में दिया हुआ नहीं। क्या क्या चीजें सेक्शन 10 में दिया हुआ है फटाफट बताओ ना। क्या क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, सेक्शन 10 में दिया हुआ है। फ्री कंसेंट होना चाहिए। पार्टीज क्या होना चाहिए? कंपिटेंट होना चाहिए। कंसिडरेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लीगल और नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ये सारा जो पॉइंट था वो सब सेक्शन 10 में होना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ है, जैसे क्या क्या बोलो फटाफट बोलो ना। मैं अपने साथ ही सौदा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है फटाफट बताओ ना। मजाक की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ केसेस में हड़बड़ी मत करो, कुछ कुछ केसेस में लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती है। कुछ कुछ केसेस में, नॉट एवरीवेयर, सम प्लेसेस लीगल फॉर्मेलिटीज, हमेशा नहीं, सब बता दूंगा। मीनिंग क्लियर होना चाहिए और परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए। सब एक एक करके आ रहे हैं, बता रहे हैं। आई एम कमिंग टू देम। तुम लोग ये बताओ इसमें कौन कौन सा तुमको अच्छी तरह से एकदम क्लियरली समझ में आ गया, बताओ ना। सर लास्ट का 3 को छोड़कर बाकी चीज अच्छी तरह से आ गया समझ में? क्या नहीं आया बेबे? सिर्फ लास्ट का 3 समझ में नहीं आया क्योंकि वो आपने बताया नहीं है। वो एक एक करके हम आपको बता रहे थे अपने बुक में। आइए फटाफट से। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पढ़ के बताओ ना। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अरे समझ में आ रहा है? अभी ये सारा पॉइंट्स है वो एक एक करके हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। आर यू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे बोलो, फिर से बोले। ये सारा का सारा पॉइंट एक एक करके डिटेल में। सर सबसे पहला पॉइंट क्या है फटाफट बताओ ना। आप स्ट्रक्चर वे में पढ़ते हैं हम लोग कि लाइन से डेफिनेशन पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया। अब एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि जो एक्चुअल एग्जाम में अगर आपको लिखना हो कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर से बताओ ना। अगर क्वेश्चन पूछता है जो कभी नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही बेसिक कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ पॉइंट सेक्शन 10 में दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट सेक्शन 10 में दिए हुए नहीं है। अरे बोलो क्या क्या सेक्शन 10 में दिए हुए हैं फटाफट बता दो ना। सारा जो पढ़ा वही तो। एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा क्या है? कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए, फिर कंसेंट। सर कंसिडरेशन यहां पर नहीं है, कोई बात नहीं, वो तो होता ही है। यहां पर लिख लो ना, कंसिडरेशन भी लिख लो। यहां पर कंसिडरेशन भी लिख लो। अरे दिया हुआ है तो, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। क्या क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर लाइन से पढ़ो ना, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए, फिर लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए और नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर लॉ। समझ में आ रहा है? और कुछ चीजें नहीं दी है वो सब समझ में आ रही है। धीरे धीरे करके एक एक करके बता रहा हूं मैं। अरे बोलना भाई। अब आइए एक एक करके पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। सुनो, अब जरा आराम से समझिए। क्या चीज आपको याद करना है, क्या चीज आपको समझना है, वो चीज मैंने आपको बुक में लिख कर दिया है, कैसे शेड और अनशेड ना। तो अभी आपको पूरा रट्टा नहीं मारना है। कई जगह पर मैंने एक वर्ड लिख कर दिया है RIOL। इसका मतलब होता है रिमेंबर इन ओन लैंग्वेज। मेमोराइज करो, पर अगर किताबी भाषा में नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अपनी लैंग्वेज में। RIOL का सेक्शन नंबर नहीं है, ये मैंने बोला है। रिमेंबर इन ओन लैंग्वेज। अगर किताबी लैंग्वेज नहीं याद रखो तो ओन लैंग्वेज में याद करो। परंतु
बेटर रहेगा, थोड़ी चीजें, जरूरी चीजें याद रखनी पड़ती है। जैसे जो जो चीजें चैप्टर का डेफिनेशन है, चैप्टर का मीनिंग है, अरे चैप्टर का नाम है, चैप्टर का मीनिंग है, अरे वो तो इंपॉर्टेंट हो गया। चैप्टर के अंदर का चीज को अपनी भाषा में लिख सकते हो, पर कोई चीज चैप्टर का नाम है यार, वो तो आप समझे हम क्या बोले। चैप्टर का नाम मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, उसमें जो 12 चैप्टर है वो चैप्टर का नाम मतलब, अरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग अलग चैप्टर है ना, अरे बोलना। तो अब उसमें एग्रीमेंट है, उसका मतलब तो याद रखना पड़ेगा। कंसीडरेशन है, कैपेसिटी टू पार्टी है, वो तो याद रखना पड़ेगा ना। सुनो, अब आपको हम समझाते हैं धीरे धीरे, थोड़ा टाइम देना। किताबी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसमें कोई शक नहीं। ये सब लॉ की लैंग्वेज है, थोड़ी सी कुछ कुछ जगह पर मुश्किल होती है, हर जगह पर नहीं, थोड़ी बहुत। उसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको आराम से ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? एग्रीमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, फटाफट बताओ ना। एग्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आवाज नहीं आ रहा है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बोलो। परंतु लॉ ने थोड़ा सा कुछ अलग किया है, किताबी भाषा कुछ अलग है, थोड़ा हड़बड़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लॉ ने बोला सेक्शन 2B में, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करने से बनता है प्रॉमिस। एक बार फिर से बोलो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करने से क्या बनता है? प्रॉमिस। एक बार फिर से बोलो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करने से क्या बनता है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस को जोड़कर क्या बनता है? एग्रीमेंट। ये क्या सर, क्या लिख रहे हैं सर? इसमें मैथ्स मत लगाना, 2 इंटू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये मैथ्स नहीं है। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, किताबी भाषा में क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? प्रॉमिस। फिर से बोलो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस जोड़ने पर क्या आता है? एग्रीमेंट। क्या बोलना चाह रहे सर? मेरा ऑफर तू एक्सेप्ट कर, मेरा ऑफर तू एक्सेप्ट कर, एक प्रॉमिस। तेरा ऑफर मैं एक्सेप्ट करता हूं, दूसरा प्रॉमिस। आया समझ में? लॉ की भाषा क्या है, अब समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बोलो, ऑफर को एक्सेप्ट करने पर क्या बनता है? इतना धीरे बोलने से सुनाई दिया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कई लोग सोचते हैं एग्रीमेंट, नहीं। ऑफर को एक्सेप्ट करने पर क्या बनता है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस जोड़कर क्या बनता है? एग्रीमेंट। नहीं आया? अरे बात समझो सर, 2 बार क्यों लिखा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस? अरे समझ रहे ना, मेरा ऑफर तुम एक्सेप्ट कर, तेरा ऑफर मैं एक्सेप्ट करता हूं। मेरा ऑफर तूने एक्सेप्ट किया, एक प्रॉमिस। तेरा ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया, दूसरा प्रॉमिस। तो हम लोग दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे का कंसीडरेशन है, एक दूसरे का। क्या बोले सर, नहीं समझ में आया। मैंने तुमको प्रॉमिस किया, मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ। मैंने ऑफर दिया, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तुमने बोला हाँ, एक्सेप्टेंस। मेरा ऑफर तूने एक्सेप्ट किया, तुमने मेरे को प्रॉमिस किया सर हम आपको फीस देंगे, मैंने बोला हाँ, तो तेरा ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया। अरे मैथ समझ पा रहे हैं? जबरदस्ती का घुमा दिया यार, जबरदस्ती का। बेकार चीज है कि नहीं? अरे बोलो, समझ गए ना? सीधा सीधा बोल देता, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट, इतना बेकार घुमाया। तो लॉ ने क्या बोला? बोलो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस का मतलब क्या है? एग्रीमेंट। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ने के पहले मेरे को प्रॉमिस का डेफिनेशन पढ़ना होगा। मेरे को किसका डेफिनेशन पढ़ना होगा? प्रॉमिस। आओ अपने बुक में सेकंड पेज पर, सबसे देखो, एसेंशियल एलिमेंट्स। टॉपिक का नाम क्या है, फटाफट बताओ ना। अरे आवाज नहीं आ रहा है, क्या नाम है? अरे आवाज नहीं आ रहा है, क्या नाम है? एसेंशियल एलिमेंट्स। टॉपिक का नाम क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स। उसके अंदर में सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो पहले प्रॉमिस का डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक बार मेरे साथ साथ में बोल बोल कर पढ़ो ना। सुनो, हेलो, ये जो डेफिनेशन है ना बुक में नहीं, मतलब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, जो ऑफिशियल गजट में है। क्या क्या बोले सर आप?
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो ऑफिशियल गजट में छपा हुआ है, ओजी में, अभी भी नहीं समझे? वहां पर डेफिनेशन जो है ना वो एक सिंगल सेंटेंस है। मैंने उस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ कर दिया है ताकि अब याद करने में आसानी हो। अरे बात समझ में आया? नहीं आया? अरे बोलो। मैंने तोड़ तोड़ कर क्यों दिया, समझ में आ रहा है? ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। फिर से बोले, आओ सर, सारी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में होती है? बोलो सेक्शन 2। तो ये प्रॉमिस का डेफिनेशन किसमें दिया हुआ है? 2B। अच्छा, बी ये सब सेक्शन है कि क्लॉज है? बोलो, कैसे मालूम तेरे को क्लॉज है? छोटू बी दिया हुआ है ना। अरे छोटा बी दिया हुआ है ना। ये सब सेक्शन है कि क्लॉज है? ये क्लॉज। चले आगे ना, छोड़। फिर से बोलो, पढ़ के बोलो एक बार मेरे साथ साथ में बोलो ना। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। कुछ नहीं समझ में आया सर? बोल बोल कर पढ़ो एक बार, बोल बोल कर पढ़ो ना। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies as assent thereto। क्या लिख रहे हैं सर? The proposal is said to be accepted। आओ मेरे साथ साथ में बुक में अब क्या करना है, अब हमारे साथ साथ में इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है जैसे मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। लिखो क्या लिखा हुआ है? When the person to whom the proposal, proposal का मतलब लिखो ऑफर। सेकंड पेज पर है आपकी किताब में। signifies मतलब होता है शोज। assent मतलब होता है सहमति। श्रीमती नहीं लिखा है, सहमति लिखा है। श्रीमती, सहमति, कंसेंट, कंसेंट। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। इसका हिंदी में मतलब लिखवाता हूं, एक बार अंग्रेजी का डेफिनेशन फिर से पढ़ लो। When the person to whom the proposal is made signifies his consent thereto, the proposal is said to be accepted। कुछ नहीं समझ में आया? इसका मतलब पहले मैं बता देता हूं। हेलो, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया जब वो हां कर दे तब उसको प्रॉमिस बोलते हैं। फिर से बोलो, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया जब वो अपना सहमति शो कर दे तब ऑफर को एक्सेप्ट माना जाता है। लिखो हिंदी में, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया, बगल में लिखो, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया जब वो हां कर दे, अपना अप्रूवल शो कर दे, तब मानते हैं कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया। क्या लिखा? अब बोलो, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया जब वो हां कर दे तब उसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। अरे बोलो, ऑफर को एक्सेप्ट करने पर क्या बनेगा? प्रॉमिस। लिख लो, ऑफर को एक्सेप्ट करने पर क्या बनेगा? सीएमए के स्टूडेंट ये वाली बात समझ लो, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स डैश। ऐसे आ जाता ऑब्जेक्टिव सीएमए में कभी कभी। सीपीटी में भी जब ऑब्जेक्टिव था, सीए फाउंडेशन की जगह पर पहले सीपीटी था, तो वहां पर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स कभी कभी पूछता था, 4 ऑप्शन। ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तब क्या बनेगा? प्रॉमिस। अभी भी नहीं समझा? अरे नहीं समझा? अब एग्रीमेंट का डेफिनेशन बगल में है, पढ़ो। एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है? पढ़ के बताओ ना। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर। एक बार फिर से बोलो, क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या लिखा हुआ है? प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस जोड़कर क्या बनता है? एग्रीमेंट। अरे क्या बनता है? एग्रीमेंट। अरे मेरा प्रॉमिस तूने, मेरा ऑफर तूने एक्सेप्ट किया, तेरा ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया, दोनों एक दूसरे का कंसिडरेशन बन गया, दोनों एक दूसरे का क्या बन गया? अरे मैथ समझ में नहीं आया इसका? मैंने तुमको बोला तुम मेरे से पढ़ोगे क्या? मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुम मेरे से पढ़ेगा क्या? तुमने बोला हाँ सर पढ़ेंगे, तो मेरा ऑफर तूने एक्सेप्ट कर लिया, एक वादा बन गया मेरी तरफ से। तुमने मेरे को बोला सर मैं आपको फीस दूंगा, आप लेंगे क्या? तो मैंने हाँ कर दिया। तुमने ऑफर दिया, मैंने हाँ कर दिया, दूसरा प्रॉमिस बन गया। तो दोनों प्रॉमिस एक दूसरे का कंसिडरेशन होगा ना, समथिंग इन रिटर्न। वही तो बोल रही है। अरे वही तो बोल रहा है ये। अरे समझ में आया? टू मच एनालिसिस विल मेक अ पैरालिसिस। तुमको समझ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलो, लिख लो, प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट।
एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, प्रॉमिस एग्रीमेंट का डेफिनेशन पढ़ लो। एवरी, अरे पढ़ के बताओ ना, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। क्लियर? क्लियर? अच्छा, प्रॉमिस का मतलब क्या है? एक बार बगल में पढ़ लो, हिंदी में लिखवाया था वो वाला पढ़ लो, हिंदी वाला लैंग्वेज पढ़ लो। जिस पर्सन को ऑफर दिया गया जब वो हाँ कर दे तब उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। अगर प्रॉमिस को ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तब क्या बनेगा? प्रॉमिस। अरे हटाए कि नहीं? चलिए, अब नेक्स्ट है इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फटाफट बताओ ना यार। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या है? कोर्ट हेल्प करेगा या कोर्ट हेल्प नहीं करेगा? सोशल एग्रीमेंट्स में कोर्ट हेल्प करेगा, बिजनेस एग्रीमेंट्स में कोर्ट हेल्प, उल्टा बोल दिया। बिजनेस एग्रीमेंट में कोर्ट हेल्प करेगा, सोशल एग्रीमेंट में कोर्ट हेल्प नहीं करेगा। लिख लो, सोशल एग्रीमेंट्स का मतलब लिख लो। सोशल एग्रीमेंट का एग्जांपल लिख लो। एग्रीमेंट फॉर कार्ड पार्टी, बर्थडे पार्टी, दारू पार्टी। चलिए, इसको हटा रहा हूं मैं। अरे हटाएंगे ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फटाफट पढ़ के बताओ ना। दोनों पार्टीज का क्या होना चाहिए? इंटेंशन टू क्रिएट, लिख लो, मजाक की बात नहीं होनी चाहिए। बोलो सर, अब ये क्या है? आराम से, मजाक की बात नहीं होनी चाहिए। अब यार ये इसमें एक दो केस है, वो दिमाग पर जोर मत दो। एक एग्जांपल दिया नीचे में, एक आदमी ने अपने बेटे को प्रॉमिस किया, बेटा तू सीए बन जा, हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे। तुम एग्जाम पास कर ले, हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे। बच्चा एग्जाम पास कर गया सीए का। एक आदमी ने अपने बेटे को प्रॉमिस किया, बेटा तू सीए बन जा, हम तुमको गाड़ी दिलवा देंगे, 10 लाख रुपए देंगे। बच्चा सीए बन गया। अब बाप के बोलता है गाड़ी दिलवाओ, 10 लाख रुपए दो। तो बाप बोलता है अरे मेरी क्या जरूरत है, तुम जॉब कर, तुम खुद कमा, तुम खुद गाड़ी खरीद। अब हम क्या करेंगे? अरे समझ गए, बाप ने मना कर दिया। बेटा नालायक निकल गया, वो कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया, गाड़ी दिलवाइए। उसको गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है। क्या है ये? सोशल। एक और केस था बेल्फर वर्सेस बेल्फोर, इसको बोलते हैं केस लॉ। लिखना मत, सुनना। ये जो केस लॉ का मतलब, पुराने जमाने में कभी किसी लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था, कोर्ट में गया था, कोर्ट ने उसमें एक बड़ा डिसीजन पास किया था, ऑर्डर पास किया था। क्या पास किया था? ऑर्डर। वो भी एक लॉ की तरह बन गया। ऑर्डर इज ऑल्सो लॉ। अरे बोलो, उसको बोलते हैं केस लॉ। क्या बोलते हैं? केस लॉ। मतलब रियल लाइफ में कभी हुआ था, इमेजिनरी नहीं है ये। क्या है? रियल लाइफ, केस लॉ। सर इसका नाम याद रखना जरूरी है क्या? बोला था ना मैंने, केस लॉ और सेक्शन नंबर अगर लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक। मार्क्स, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता, कोई डिडक्शन नहीं होता, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। आया नहीं अभी भी? अरे बोलना, आगे बढ़ेंगे। बोलो, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, हस्बैंड और वाइफ का केस है। सर बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, हस्बैंड और वाइफ, नहीं समझे? अरे बोलो ना यार, घर का झगड़ा ये लोग कोर्ट में सुलझा रहे हैं, ना लाए बता रहे। हुआ क्या, एक आदमी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, ठीक है? तो नया क्या है उसमें? अब वो लोग दोनों बिछड़ गए मतलब काम के चलते हस्बैंड को दूसरे देश जाना पड़ गया। तो वो जाते जाते हाथ छोड़ते हुए बोल रहा है, प्रियतमा मेरा इंतजार करना, प्रियतमा मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। तो प्रियतमा बोली, कैसे इंतजार करेंगे, कैसे जिएंगे? तो प्रेमी ने, मतलब हस्बैंड ने बोला, हम तुमको पैसा भेजेंगे, जितना कमाएंगे सब भेज देंगे, हम सड़क पर सो जाएंगे, पर जितना कमाएंगे तुमको भेज देंगे। तो वाइफ, ठीक है चलो जाओ, कोई बात नहीं, रोने लगी, चले गए। फिर उसके बाद में हस्बैंड ने पैसे भेजने चालू किए। थोड़ा दिन बाद पता लगा कि उसका प्रेम खत्म हो गया, वो किसी और से प्रेम करने लग गई।
अब हस्बैंड गुस्सा हो गया, हस्बैंड गुस्सा हो गया, पैसा देना बंद कर दिया, तो वाइफ ने हस्बैंड पर केस कर दिया, तुमने तो मेरे साथ प्रॉमिस किया था पैसा देने का, पहले तो एक का पैसा भेजते थे, अब अपने सौत का डबल पैसा भेजूं, सौत ही हुआ ना। अरे समझ गए, अभी भी नहीं समझे? हस्बैंड वाइफ में एग्रीमेंट हुआ कि हम अपनी कमाई का सारा पैसा तुमको दे देंगे, या इतना मंथली अलाउंस देंगे। अब वो लोग बिछड़ गए, हस्बैंड ने कुछ दिन तक पैसा दिया, बाद में उसको पता लगा कि गड़बड़ चल रहा है, उसने पैसा देना बंद कर दिया। अब वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट में केस कर दिया, प्रेम खत्म हो गया। पैसे के आगे प्रेम की क्या इज्जत है यार, पैसे के आगे प्रेम को कौन पूछता है? तो अब हस्बैंड और वाइफ के बीच में केस चालू हो गया, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि पैसे देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट है। ये क्या है? बाद में हम आपको पढ़ाएंगे, ये सोशल एग्रीमेंट है, पर फिर भी इसमें बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। यहां पर आप लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए, यहां पर अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता तो ये एग्रीमेंट इनफोर्सेबल होता, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता तो ये एग्रीमेंट इनफोर्सेबल होता, और तब वाइफ पैसा रिकवर कर सकती थी, तब वाइफ पैसा रिकवर कर सकती थी। अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता तो वाइफ पैसा रिकवर कर सकती थी। अभी दिमाग पर जोर मत दो, खत्म। इसके ऊपर बाद में आएगा कंसीडरेशन चैप्टर में, अभी नहीं। नेक्स्ट चले आगे ना, अरे हटाए ना। अगर अब इसमें एक एक्सेप्शन केस है, वो दिमाग पर जोर मत दो, कंसीडरेशन चैप्टर में आता है, कंसीडरेशन चैप्टर में आता है। कंसीडरेशन का मतलब पढ़ा चुका हूं क्या मैं? क्या मतलब है बताओ ना? समथिंग इन रिटर्न का मतलब हिंदी में बोलो क्या है? दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ ना कुछ देना भी चाहिए और कुछ ना कुछ लेना भी चाहिए। हिंदी में लिख लो, दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ ना कुछ देना और लेना चाहिए। लेन देन, क्विड प्रो क्वो, क्विड प्रो क्वो। सर ये क्या है? क्विड प्रो क्वो क्या है? ग्रीक भाषा का मुहावरा है, लेन देन, कुछ लेन देन। प्रो क्वो का मतलब होता है लेन देन, दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ ना कुछ लेना और देना पड़ेगा, तभी सौदा वैलिड है, वरना सौदा वैलिड नहीं है। मैं तुमको पैसा दे रहा हूं, तुम मेरे को कुछ नहीं दे रहे हो। मंदिर वाला एग्जांपल दिया था ना, मंदिर में पैसे देने का प्रॉमिस कर दिया और फिर पैसे नहीं दिए, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं? नहीं देना पड़ेगा। परंतु अगर आपके बल पर, आपके प्रॉमिस के बल पर सामने वाले कुछ खर्चा कर दिया तो जितना खर्चा किया उतना देना पड़ेगा। चलो, कंसिडरेशन के बाद नेक्स्ट क्या है फटाफट बताओ ना। अरे आगे पीछे हो गया, चलेगा? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, ठीक है चलो कोई बात नहीं। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब क्या है फटाफट बता दो ना। अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोला था? मैचिंग ऑफ माइंड्स, मैचिंग ऑफ माइंड्स, दोनों पर्संस थिंकिंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। मैं जो सोच रहा हूं तुम भी वही सोच रहे हो, अगर ऐसा है तो सौदा वैलिड है, वरना सौदा वैलिड नहीं है। 5 केस में मैचिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता। कौन कौन सा 5 केस में नाम बताओ ना? कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। पहला 4 केस में सौदा क्या होता है? वॉइडेबल। लिख लो, पहला 4 केस को हाईलाइट करके बगल में लिखो, वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब मन हो तो रखो, नहीं मानो तो मत रखो। अरे वॉइडेबल का मतलब मन हो तो रखो, नहीं मानो तो मत रखो। अरे क्या लिखा? मन हो तो रखो, नहीं मानो तो मत रखो। नहीं आया? लास्ट बेंच, अरे नहीं आया? वॉइडेबल। नेक्स्ट 5वां केस मैचिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। कौन सा एग्जांपल लिखोगे? धोनी और विराट वाला एग्जांपल लिख लो, बगल में खाली इतना लिख लो, काम हो जाएगा। धोनी और विराट वाला एग्जांपल, और मर्सिडीज और एम्बेसडर वाला एग्जांपल, मर्सिडीज और एम्बेसडर वाला एग्जांपल। अरे समझ में आया? अरे नहीं आया? लास्ट बेंच, फिर से बोले क्या? अरे बोलना, फिर से बोले, बोलो ना। नेक्स्ट कंपीटेंट पार्टीज, बताओ मेरे को कंपीटेंट पार्टीज क्या है फटाफट बताओ ना। सिर्फ 3 लोग सौदा कर सकते हैं, कौन कौन 3 लोग बोलो? मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। सर ये सब सेक्शन 10 में दिया हुआ है, पर ये 11 क्यों लिखा हुआ है? अरे भाई सेक्शन 10 में पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है,
और सेक्शन 11 में ये वाले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप समझे नहीं समझे? अरे सेक्शन 10 में पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है, सेक्शन 11 में उस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। क्या है उससे? दोनों पार्टीज क्या होना चाहिए? मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड। अरे साउंड माइंड कौन होता है, नॉट साउंड माइंड क्या होता है, बता दिया ना अभी? अरे बताया कि नहीं बताया? नहीं आया? अरे बोलो। नेक्स्ट क्या है, बोलो फटाफट। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में लिख लो। एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों का दोनों लीगल होना चाहिए, दोनों का दोनों लीगल होना चाहिए, तभी सौदा वैलिड है। चलिए नेक्स्ट। और नंबर 7 क्या है? लॉ ने ये एग्रीमेंट बना नहीं किया हो। 7 नंबर क्या है? लॉ ने ये एग्रीमेंट बना नहीं किया। नहीं लिखा? नहीं लिखा? अब 8 नंबर क्या है? दो पार्टीज, आप अपने आप सौदा नहीं कर सकते। सौदे में कम से कम क्या होना चाहिए? दो पार्टीज। क्या होना चाहिए? दो पार्टीज। अरे कम से कम कितना पार्टीज? दो। अब सुनो, हेलो सुनो, ये क्या है मैं आपको समझाता हूं, देखो इधर, हेलो। अरे भाई हेलो सुनो, लॉ की क्लास चल रही है कि अकाउंट्स की क्लास चल रही है? पहले ये बताओ, लॉ चल रहा है कि अकाउंट्स चल रहा है? लॉ। अकाउंट्स की क्लास में मैं अलग बात करता हूं, लॉ की क्लास में अलग बात करता हूं, क्योंकि चीजें अलग अलग। 3 तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। फिर से बोलो, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। एक बार फिर से बोलो, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है बताओ ना? एक आदमी पार्टनर, एक आदमी मालिक है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा मालिक है। और कंपनी का मतलब बहुत सारे लोग शेयर होल्डर हो सकते हैं। लॉ की क्लास में हम लोग बात करते हैं कि शेयर होल्डर और उसका कंपनी, बिजनेस और बिजनेसमैन। लॉ 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 की क्लास चल रही है। कंपनी के केस में बिजनेस और बिजनेसमैन का सेपरेट एंटिटी होता है, परंतु प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में बिजनेस और बिजनेसमैन का सेम एंटिटी होता है। लॉ की क्लास चल रही है अभी, अकाउंट्स की क्लास नहीं है। फिर से बोलो, बिजनेस और बिजनेसमैन का सेम एंटिटी है कि सेपरेट एंटिटी है? सेम। बिजनेस और बिजनेसमैन का सेम, क्योंकि अगर धंधा बंद होगा तो उसका सारा एसेट बिकेगा, सारा लायबिलिटी चुकाया जाएगा। अगर पैसा शॉर्ट पड़ गया तो मालिक का घर बार बिकेगा, मालिक का घर बार बेचकर पैसा देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप में भी पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों सेम एंटिटी, दोनों सेम है। लॉ की क्लास है कि अकाउंट्स की क्लास है? लॉ। अकाउंट्स की क्लास में अलग बात होती है। अकाउंट्स में हर केस में सेपरेट एंटिटी, हर केस में सेपरेट एंटिटी। यहां पर प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में सेम, कंपनी में सेपरेट। पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हुआ, सारे एसेट बिका, सारे लायबिलिटी चुकाया गया। अगर पार्टनरशिप फर्म का धंधे का पैसा शॉर्ट पड़ गया तो जो पार्टनर है उनका घर बार बेचो और फिर पैसा चुकाओ। क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ या ना? मेरे को लग रहा नहीं आया बेबी। अरे बोलना, फिर से बोले। अरे फिर से बोलना है क्या? 100% श्योर है कि नहीं? कोई डाउट है? ये बोलता है तो सर एक पार्टनरशिप फर्म था और एक पार्टनर था। एक फर्म है और एक पार्टनर है। तो पार्टनरशिप फर्म से हम एक गाड़ी लेकर आ गए घर, फर्म का एक गाड़ी हम घर लेकर आए। तो उस समय सेल्स टैक्स चलता था, आज जीएसटी चलता है। तो मान लो जीएसटी ऑफिसर आ गया, बोला इसको सेल्स मानते हैं, इस पर जीएसटी दो। कोर्ट में मामला चला गया। हम लोग बोल रहे हैं क्या आएगा जीएसटी रे? पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर लेकर आया घर, ड्राइंग्स टू कार, एंट्री क्या पास किया होगा? ड्राइंग्स टू कार। सामान घर लेकर आता तो क्या एंट्री पास करता? ड्राइंग्स टू ट्रेडिंग। कैश घर लेकर आता तो क्या एंट्री पास करता? ड्राइंग्स टू कैश। गाड़ी घर लेकर आया तो ड्राइंग्स टू कार। नहीं समझ में आया?
कोर्ट ने डिसाइड किया, जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा टैक्स दो इस पर, इट्स अ सेल, एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हुआ है। लॉ ने बोला, कोर्ट ने बोला ना, ये कोई ट्रांसफर नहीं है, दोनों एक ही एंटिटी है, दोनों एक, यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम एंटिटी है कि सेपरेट एंटिटी है, सेम, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये बोला टू पार्टीज। अभी समझ में आया टू पार्टीज का मतलब? अगर दोनों एक ही पार्टी है तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल नहीं है, दोनों एक ही पार्टी है तो कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल नहीं है। पक्का? लिख लो हिंदी में, कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब दोनों सेपरेट पार्टीज हो। फिर लिखिए, अगर दोनों सेम एंटिटीज हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, अब सुनो मेरी बात, फॉर्मेलिटीज देखो, साधारण तौर पर एक चीज क्लियर करूं, कोई भी एग्रीमेंट वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है। अरे एग्रीमेंट ओरल हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अरे बोलकर भी हो सकता है, लिख कर भी हो सकता है, परंतु कुछ कुछ केसेस में रिटन होना जरूरी है, कुछ कुछ केसेस में रिटन के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। फिर से बोलो, क्या क्या? जनरली 99% एग्रीमेंट ओरल एग्रीमेंट हो या रिटन हो चलेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? 0.5% एग्रीमेंट, थोड़े से एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? रिटन होने चाहिए, जरूरी है, और कुछ 0.5% रिटन के साथ रजिस्टर होने भी जरूरी है। आपको बात समझ में आया? ऐसा परसेंटेज कुछ नहीं है, बता रहा हूं मैं। आर यू क्लियरली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या? अरे बोलना, फॉर्मेलिटीज क्या बोला, समझ में आया? नहीं आया? देखो, ज्यादातर एग्रीमेंट्स ओरल हो सकते हैं, ज्यादातर एग्रीमेंट्स ओरल हो तो भी चलेगा, परंतु कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स रिटन होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, अरे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? इंश्योरेंस। और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? साथ ही साथ कुछ एग्रीमेंट रिटन के साथ रजिस्टर भी होना चाहिए। लिखो, सम एग्रीमेंट्स रिटन के साथ रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। नहीं लिख रहे हो? जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरे मकान के कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना ही जरूरी नहीं है, रजिस्टर होना भी जरूरी है। अरे क्लियर है कि नहीं? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो। नेक्स्ट, लास्ट 2 पॉइंट फटाफट बोलो। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो भी आपने एग्रीमेंट किया उसका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से बोलो, उसका मीनिंग क्या होना चाहिए? क्लियर। एक बार फिर से बोलो, उसका मीनिंग क्या होना चाहिए? क्लियर। लिख लो, जो एग्रीमेंट किया उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, जो एग्रीमेंट किया उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अरे नहीं आया? अरे हाँ या ना? अरे उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, बोलो ना? क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं तुमको बोलता हूं, मैं तुमको ऑयल बेचूंगा, 100 टन ऑयल बेचूंगा। कौन सा ऑयल बेचूंगा पता नहीं, कोकोनट ऑयल बेचूंगा, मस्टर्ड ऑयल बेचूंगा, कि ग्राउंडनट ऑयल बेचूंगा, कि चमेली का तेल बेचूंगा, पता नहीं, नॉट क्लियर। पर अगर मान लो मेरा बिजनेस कोकोनट ऑयल का है, अब मैं बोलता हूं तुमको, मैं तुमको 100 टन ऑयल बेचूंगा, दैट इज क्लियर एग्रीमेंट की नॉट अ क्लियर एग्रीमेंट? क्लियर। नहीं समझा? अरे बोलो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, हम 1000 चीज पढ़ाते हैं, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, अरे क्या, कौन सा पता नहीं, पर अगर मैं एक ही चीज पढ़ाता हूं उस समय मैं तुमसे बात करता हूं, तो दैट इज क्लियर एग्रीमेंट की नॉट अ क्लियर एग्रीमेंट? क्लियर। है भाई? क्लियर? बोलता नहीं है। सौदा पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करना, अरे सौदा परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए। पॉसिबल का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। लिख लो, सौदा तभी वैलिड है जब उसका परफॉर्मेंस पॉसिबल है, जब इसका परफॉर्मेंस पॉसिबल है।
अच्छा, अगर एक इम्पॉसिबल एग्रीमेंट किया तो वो वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड, मतलब मरे हुए को जिंदा कर दूंगा। मैं कूद कर हिमालय पार कर जाऊंगा और चाइना पहुंच जाऊंगा। मैं इंडियन ओशन तैयार करके पार कर लूंगा और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊंगा। अरे पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है यार? इम्पॉसिबल। वैलिड एग्रीमेंट है कि वॉइड एग्रीमेंट है? वॉइड। अरे बोलो समझ गए कि ना आए? थोड़ा फास्ट हो रहा है? अरे थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? ये सारा डेफिनेशन समझ में आ गया? लिख लो, अगर सौदा परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हुआ तो वॉइड एग्रीमेंट लिख लो, खत्म। पूरा का पूरा क्लास लग गया ये डेफिनेशन पढ़ाने में। इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए वरना बेकार है, वो बात ही बेकार है। चलिए, तो अभी हम लोग इतना पढ़ते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू।